बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज हमने पढ़नी है अपने नावल की 7th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हाँ, एपिसोड की तरफ चलते हैं। मैं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा थकी पड़ी हूँ, मुझे नींद भी आई हुई है, लेकिन चले कोई नहीं, पहले एपिसोड रीड कर लेते फिर सोचेंगे। चलो, एक कॉल गई काम से। सुबुक्कीन हद तिरमिज़ी ने मज़ाकन जुनैरा को छेड़ा। सुबुक्कीन, वैसे ये बहुत अनफेयर है, आपने बताया क्यों नहीं इनके बारे में? क्या नहीं बताया? वो अनजान बन गया। सुबुक्कीन, जुनैरा ने तिरछी नज़रों से घूरा तो वो हौले से हंस दिया। अरे कनवा, आप कब से खामोश बैठी, मगर मैं आपकी खामोशी की वजह जानती हूँ। जो आपका शौहर है ना, यकीनन ये आपको बोलने नहीं देता होगा। यकीन करें, मेरा भी सर दुखा देता है। ये तुम किस खुशी में मेरी बीवी को बहका रही हो? कनवा की खामोशी को जुनैरा ने भी नोट किया था। मेरा ख्याल है कनवा वाकई बहुत कम बोलती हैं। जुनैरा ने अखज़ किया। जी हाँ, ये सिर्फ मुझसे बोलती हैं। सुबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी ने टुकड़े से टुकड़ा मिलाया। हालांकि लगता नहीं है। रिजा सदीकी ने घूरते हुए सुबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी को देखा। गनमा को अपनी ज़ात पर यूँ बात किए जाना अच्छा नहीं लगा तो वह खड़ी हो गई। तीनों ने एक साथ इसको देखा। मैं मामा को देखूँ, किचन में है। और फिर दूसरी कोई बात किए बगैर वो तेरी से वहाँ से चली गई। तो फिर गिनू, तय हुआ तुम मॉडलिंग करोगे। रिजा सदीकी ने फिर वही टॉपिक छेड़ा। यार क्यों ज़िद कर रही हो, मुझसे ये सब नहीं होगा। सुबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी संजीदगी से बोला। सब हो जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। वो भी ज़िद्दी होगी। रिजा मान जाओ ना सुबुक्कीन, कुछ चेंज अच्छा लगेगा। सुनैरा ने रिजा सदीकी की हमायत में कहा। अच्छा ठीक है, तुम्हें कनवा की इजाज़त चाहिए ना, तो मैं अभी इससे इजाज़त लेकर आती हूँ। वो दोनों टांगें सोफे पर उठाकर ईजी अंदाज में बैठी थी, टांगें नीचे की। रहने दो, तुम बैठो, मैं कनवा से पूछ लेता हूँ, लेकिन अगर इसको कोई इतराज़ हुआ तो इस टॉपिक को क्लोज़ कर देना। ओके डन। वैसे आई एम श्योर वो मना नहीं करेगी। सुबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी ने नफ़ी में इधर उधर गर्दन लाई और हौले से मुस्कुराता हुआ किचन में चला है। चलें रिजा, आप मुझे अपने ड्रेस की न्यू कलेक्शन दिखाएं। हाँ क्यों नहीं। रिजा सदीक ने अपना मोबाइल उठाया और जुनैरा के बराबर में आ बैठी। कुड़ियाँ होन तो कपड़ियाँ निगलना ना होन। अब्राश नायत मसरूफ़ अंदाज में से तिलिस्म नाज को जवाब दी। तुम्हारा फार्मूला मुकम्मल हो गया? हाँ लगभग मुकम्मल ही है। इसने एसिड में ग्लास में एसिड का पैमाना देखा। चलो ठीक है, मेरा भी बस कंप्लीट है, फिर लंच साथ ही करते हैं। तिलिस्म नाज ने अपने तैयार किए हुए फार्मूले को एक बार फिर टेस्ट किया था। अब्राश संभल के। अब्राश स्क्रीच अपना तैयार करता फार्मूला साइड में रख रहा था, वहीं एक कांच की बोतल पर पड़ा जहरीला एसिड इसके हाथ लगने से नीचे गिरा था। ओए होए, कोई नमा चांदना चढ़ जावे। अब्राश अस्करी के एक दोस्त ने दूर से ही आवाज़ लगाई, क्योंकि इसकी नज़र पड़ चुकी थी, मगर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। कांच की शीशी इसके जूतों के पास ही गिरी थी। अब्राश अस्करी तेजी से झुका कि वो बोतल ना टूटे। इसी चक्कर में इसके हाथ में वही कांच की बोतल गिर गई जिसमें एसिड था, जिस पर इसने तजर्बा किया था। चलो जी, बोतल बचाते बचाते अपना तेरा कोई चांद निकल जाना। आह! अब्राश अस्करी की चीख दर्दनाक चीख निकली। लैब टेस्ट में सारे ग्रुप ने अपना अपना तजर्बा छोड़ दिया। अब्राश, इब्राश! सबकी चीखों पुकार, सबकी आंखों में वहशत दहशत क्या कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था अब्राश अस्करी के सारे दोस्तों के चेहरे से खून ने छोड़ लिया गया। बिल्कुल बेसख्ता जैसी कैफियत हो गई थी। सबकी आंखें पचरा गई थी। किसी को कोई होश ही नहीं था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर शख्स आगे बढ़ने से डर रहा था। कुछ हो गया। अब्राश अस्करी जो झुका था, वो दोनों शीशियाँ टूटकर मार्बल के फर्श पर गिरी। नतीजा पर था कि इसने एसिड ने भाप की शक्ल में उड़कर अब्राश अस्करी का चेहरा झुलसा दिया। ओए होए, बहुत पड़ी हुई। अगर उड़दा सर नीचा होया। वो दर्द से चीख रहा था, तकलीफ से तड़प रहा था। दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे वो बिलक रहा था। ओ नो! इस लैब टेस्ट से सबसे पहले भाग जाने वाली तिलिस्म नाज थी, जिसने एक तो देखा नहीं कि दूसरा ये डरो खौफ कि इस एसिड की ज़रा से छींटे इस पर न पड़ जाए। क्या हो रहा है यहाँ? ये किसकी चीखें? सर अदनान और सर सरमद दोनों भागे से ले आए। अब्राश अस्करी को इस तरह देखकर वो सब कुछ समझ गए। ओ माई गॉड! सर अदनान और सर सरमद दोनों अब्राश अस्करी के पास आए। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, एक स्टूडेंट ने जल्दी से फ़ोन किया। कुछ ही घंटों में अब्राश अस्करी अस्पताल के आईसीयू में एडमिट था। अस्करी विला और तिरमिज़ी विला का हर शख्स अस्पताल में मौजूद था। ऐसे कैसे हो गए? अब्राश इतने लापरवाह कैसे हो सकते? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। रशना फूट फूट कर रो रही थी। रशना भाभी, हौसला करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अमरीन से तो तसल्ली भी नहीं दी जा रही थी। इन्हें बहुत दुख था। अब्राश अस्करी के सारे दोस्त वहाँ मौजूद थे। तिलिस्म नाज उसके घर वाले भी वहाँ आ गए थे। इन्हीं सब दोस्तों से पता चला कि इस आने के बारे में सबको दुख था इस बात का, मगर अफसोस के कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं होता हौसला अमरीन भाभी। वो अमरीन से लगकर हिचकियों से रोने लगी। मॉम! जुनैरा खुद भी रो रही थी, मगर रशना का रोना इससे भी नहीं देखा जा रहा था। जुनैरा अपने बराबर में बैठी जुनैरा के गले से वो लगी थी। जुनैरा के रोने में भी तेज़ी आ गई। जुनैरा सब्र करो, अगर इस तरह हिम्मत तोड़ दो कि तो रशना आंटी मज़ीद बिखर जाएंगी। सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी का हाथ इसके सर पर था। दुख और अफसोस तो गनवा को भी बहुत था, मगर वो अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। आईसीयू से डॉक्टर बाहर निकले। चौधरी अस्करी, कैसर अस्करी और अफान तिरमिज़ी तेजी से डॉक्टर की जाने पड़े और इनके पीछे सारे दोस्त आए थे। फौरी ट्रीटमेंट तो मिल गई है। एसिड इस कदर जहरीला था कि अंदर तक इसके चेहरे की स्किन झुलस गई है। अभी तो दवाइयों इंजेक्शन से ब्लड रुक गया, मगर आइंदा 24 घंटों में सही मानों में पता चलेगा कि चेहरे की क्या सूरत हाल है। मगर आपके लिए एक बुरी खबर भी है कि हो सकता है अब्राश को अपना असल चेहरा खोना पड़े। ओए होए, अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह पाक, इसलिए कहते हैं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नहीं प्लीज़ डॉक्टर, ऐसा मत कहें। चौधरी कैसर अस्करी तड़प कर बोले।
दुआ करें कैसे सब, दुआ में बहुत बरकत है। मैं फिर भी अपनी बात दोहराऊंगा कि आइंदा 24 घंटों में अबराश के चेहरे की कंडीशन के बारे में पता चलेगा। डॉक्टर साहब उम्मीद तो है ना कि अबराश अपना चेहरा वापस पा लेगा? अफान तिरमिज़ी ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा था। ये तो अभी हम नहीं कह सकते। हाँ, इनके बहुत से टेस्ट एक्सरे वगैरह हो जाए तो देखते हैं, मगर वह सूख से तो फिर भी कुछ नहीं कह सकते। हम बाहर लंदन ले जा सकते हैं। क्यों नहीं? अरे हाँ, डॉक्टर जाहिर चौहान भी तो है, स्किन के सर्जन स्पेशलिस्ट। इन्होंने भी तो लंदन से डिग्री ली है, हम इनको कॉन्टैक्ट करते हैं। डॉक्टर जाहिर चौहान, वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। चौधरी कैसर अस्करी डॉक्टर जाहिर चौहान को तो भूल ही गए थे। वो यहाँ हो तो कोई फिक्र की बात ही नहीं, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आप जल्दी से ना कॉन्टैक्ट करें। जी बेहतर। कुछ सोचा आगे क्या करना है? अच्छा, अब अगला सीन स्टार्ट हो गया। सौलत फारूकी ने गर्म कॉफ़ी जाहिर चौहान को थमाई। किस मामले में? जाहिर चौहान ने अनजान नज़रों से इनको देखा। आप जानते हैं मैं किस मामले की बात कर रही हूँ? इन्होंने भी अपना गर्म कॉफ़ी का मग उठा लिया और बड़े आरामदेह सोफे पर विराजमान हो गए। देखिए, अगर आप फिर इसी टॉपिक को छेड़ेंगे, फिर वही बात करेंगे, तो मेरा हर दफ़ा की तरह वही नई जवाब होगा। गर्मा गर्म भाप उड़ाते मग में से एक सिप कॉफ़ी कर लिया। आखिर कोई वजह तो, आप वजह अच्छी तरह जानती। नहीं, मैं कोई वजह नहीं जानती, सौलत फारूकी ने साफ इनकार किया। प्लीज़ मम्मी मत ज़िद करें, जो आप चाहती हैं ऐसा नामुमकिन है। कुछ नामुमकिन नहीं, आप राज़ी हो जाए, सब आसान हो जाएगा। इन्होंने अपनी कॉफ़ी का मग टेबल पर रख दिया। कुछ आसान नहीं होगा, सिर्फ एक मासूम की ज़िंदगी ख़राब होगी। मैं जानते बूझते ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और मेरा क्या? मेरे बारे में सोचा? अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया, मैं इस बेटे की खुशी दे के बिना इस दुनिया से चली जाऊँ? अल्लाह ना करे आप ऐसी फजूल गुफ्तगू क्यों करती हैं? जाहिर चौहान का दिल दहल गया। तो फिर आप मेरी बात मान चाहिए, शादी के लिए हाँ कह दीजिए। मम्मी आप सब जानती हैं, इसके बावजूद। अच्छा चलें, ये बताइए, मैं शादी कर लेता हूँ, फिर इसके बाद क्या? क्या मतलब इसके बाद क्या? ये जो इतना महलनुमा बड़ा घर साएँ करता है, इसमें एक अदर लड़की आ जाएगी, इसकी खुशबू, इसकी पाँव की पायल की छन छन, इसकी चूड़ियों की झनकार से ये महल महक उठेगा। सारा सुनाटा वीरानी ख़त्म हो जाएगी। वो तसव्वुर में खोती चली गई। और मेरे अंदर बहुत सा सुनाटा वीरानी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जाहिर चौहान के चेहरे पर दर्द व करब के वाज़े रंग थे, जिन्हें सौलत फारूकी नज़रअंदाज करके। कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपने नामुकम्मल होने का खौफ बार बार सताएगा तो आप और वो कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेना, मसला हल। आप सबसे आसान, ये सब बहुत आसान समझती हैं ना? जाहिर चौहान ने अपनी वालदा को शिकायती नज़रों से देखा। और आप इन सब को मुश्किल से मुश्किल तर बनाने पर तुले हुए। मम्मी, कोई मम्मी नहीं, इन्होंने बात ही काट दी। बस फैसला हो गया, मैं इन चंद दिनों में आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूँगी और ऐसे घराने से लाऊंगी जो बहुत गरीब होगी, मजबूर, लाचार, बेबस, और जो आपके सामने सर उठाकर कोई सवाल ना कर सके। आप कोई मामूली इंसान तो नहीं, सर्जन है, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी के मालिक, जिनके पास सब कुछ है, नामो इज़्ज़त, शोहरत, बेपनाह दौलत। लड़कियों को और क्या चाहिए होता है? बस, और कुछ नहीं मांगेगी वो मुझसे। जाहिर चौहान ने मग ट्रे में रखा और सवारी नज़र से अपनी वालदा को देखते हुए उल्टा सवाल दागा। एक तो वैसे ना अमीर लोगों की यही बड़ी होंगी है कि सानू ना सिर्फ जी बुढ़ी होएगी, सिर्फ लड़कियों की सिर्फ डिमांड पैसा ही होता है, पैसा, प्रॉपर्टी। होती है कुछ इस तरह की भी, लेकिन हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ, तो और क्या, हर शय तो ज़रूरत की जब मैसर हुई होगी तो। वो इसकी जाने लगी। जाहिर चौहान हौले से हंसी है। देखिए जाहिर, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप चाहे कुछ भी करें, कुछ भी कहें, मैंने भी तहैया कर लिया। हर सूरत आपकी शादी करवा के कनाडा स्वामी के पास चले जाऊँगी। तो मम्मी आप स्वामी आपी के पास चली जाएँ, बहुत आम सा रहा रह जाता। इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। फिर ये तो एक लंबी बहस है। और मैं इसी असना में जाहिर चौहान का ध्यान इसके सेल फोन ने बिठा दिया। व्हाट? मगर कैसे कैसर साहब? वो शौक की कैफियत में थे। ओके, मैं कुछ ही देर में पहुंचता हूँ। सौलत फारूक ने जाहिर चौहान को देखा, जो काफ़ी परेशान लग रहे थे। जाहिर चौहान ने सेल फोन ऑफ किया और अपनी कोट की जेब में डालकर खड़े हो गए। खैरियत है? सब बहुत परेशान लग रहे हैं। जी मम्मी, कैसर साहब का फ़ोन था, अबराश अस्पताल में एडमिट है, लैब टेस्ट में कोई सानिया हो गया, मुझे फ़ौरन पहुँचना है। ओके, फिर रात में आ जाओ तो खाने की टेबल पर बात मुकम्मल करते हैं। जी बेहतर। वो फर्मबरदारी से कहते हुए गाड़ी की चाबी उठाते बाहर की सिम निकलते चले गए। वैसे इधर ही सेल्फिश औरतां भी होंदी हैं, जो अपनी औलाद दे विच कोई कमी होवे ते फिर ना दूजियां दी औलाद लै वो। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, फुल वॉल्यूम में गाना बज रहा था। उस गाने पर स्टेज पर सारी लड़कियां नाच रही थी, थिरक रही थी, झूम रही थी, और शायकीन अपनी अपनी जेबें खाली कर रहे थे। कुछ तो सुर से सुर मिला रहे थे और कुछ नाचती कॉल गर्ल्स के साथ डांस कर रहे थे, इनके साथ मस्ती कर रहे थे। ये वो अमीर और रईस ज़्यादा लड़कियाँ थी जो अपने बाप की कमाई, नाजायज़ दौलत, रुपया पैसा लुटाना फ़ख्र समझते थे। ये वो नौजवान बिगड़े लड़कियाँ थी जिन्हें अपनी पढ़ाई से ज़्यादा ऐसी अयाशियाँ आज़ादियाँ पसंद थी, जो रात के अंधेरे में अपनी ज़िंदगी रंगीन और खुशगवार बनाते थे, जो इस जगह को जन्नत समझते थे। ऐसी ऐसी नाज़ेबा हरकतें करते जो हमारे इस्लाम में हराम है, मगर इन्हें मज़हब और इस्लाम दीन से कोई सरोकार नहीं था। ये सब वही हरकतें, वही काम करते जिनकी नज़रों में हलाल और दुरुस्त है। और इन सब में अज़ाबिला का डांस तो देखने वाला था। हर लड़का इसको अपनी तरफ बुला रहा था। कितने लड़कों ने तो उसे पैसों से नहला दिया, मगर वो किसी के हाथ नहीं आ रही थी। हंसती भी दूसरी जाने जा रही तो किसी अमीरजादे के गले से जा लगती, वो भी ज़ीरक निकाह रखती, जो आसामी सबसे ऊँची होती, इसी की बाहों का हाथ बनती। इसी पर अपना वाहियात प्यार ने छावर करती, हंसती मुस्कुराती। इसी वक्त क्लब में ज़की इंटर हुआ। इसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और इसकी निगाह ज़बेला पर जा रुकी। इसी लम्हे ज़बेला ने भी ज़की को देखा, दूर से हाथ हिला और किसी मंडलाती शाक शाक फुदकती तितली की तरह उड़ती भी ज़की तक पहुंची थी। हाय टॉम क्रूज, इसके गले से लगी। हेलो, ज़की ने मुस्कुराते हुए कहा।
कहाँ थे इतने दिनों से? पता है मैंने तुमको कितना मिस किया, कितनी खाली खाली हो जाती है जब मैं तुमको ना देखूँ, तुमसे ना मिलूँ। तो वो इतराती हुई नाज़ो अदा से इससे शिकवा करने लगी। बस कुछ काम था ज़रूरी, इसी सिलसिले में मसरूफ़ था। इसने जेन्स की पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाला, सिगरेट को होंठों में दबाकर लाइटर का एक शोला सिगरेट को दिखाया। सिगरेट का एक कश लेकर सारा धुआं साइड में उड़ाया। और मैं जानता हूँ कि तुम कितनी अकेली रहती हो, तुम्हारा दिल मेरे बिना नहीं लगता। ज़की ने इसको तंज़िया नज़रों से देखते हुए स्टेज पर नाचते थिरकते लड़कों को देखा। अज़ाबेला इसका इशारा समझ गई थी। इसकी नज़रों के ताक़ों में पीछे पलट कर देखा। ये सब? इसने फिर टॉम क्रूज़ की ग्रे आंखों में झाँका। मेरी जान, ये सब तो दिल बहलाने के लिए, तुम्हारी याद को याद दिलाने के लिए। ओ रियली? येस ऑफ कोर्स। यकीन नहीं आता? तुमने कह दिया और मुझे यकीन आ गया। बाकी बचा सिगरेट एश ट्रे में मसल दिया। बेटे से अज़ाबेला ने विस्की के 2 ग्लास मंगवाए। अज़ाबेला एकदम से किसी सोच में पड़ गई। ज़की ने इसको सोचते हुए बगौर देखा। हाँ, मैं एक तरह से बहुत परेशान भी हूँ। खैरियत? ज़की ने आमला लहजे में पूछते हुए विस्की का ग्लास उठा लिया। बरीज़े का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। दूसरा सेट ब्राइज ने प्रेशर डाला हुआ। मैंने तो तुमको सेट ब्राइज से डबल ऑफ़र दी थी, तुमने मेरी ऑफ़र ही कबूल नहीं की। तो मैंने सोचा मर्ज़ी है भाई, हुस्न शबाब की तो मेरे पास भी कमी नहीं। ज़की ने कंधे उचकाए। ये सुनीता बाई है ना, ये नहीं मानी। मगर पता है सुनीता बाई भी मजबूर और बेबस थी। वो सेट ब्राइज से दुश्मनी नहीं ले सकती थी, क्योंकि सेट ब्राइज बहुत ही ख़तरनाक इंसान है। तुम मुझसे मिलवाओ अपने सेट ब्राइज को। इससे तो आज तक हम नहीं मिले, हम भी नहीं जानते वो इस वक्त कहाँ है। क्यों, कोई कांटेक्ट में नहीं रहती हो? नहीं, मगर कोई बात नहीं, हम लोगों ने अपने बंदे लगा दिए। पूरी पूरी रात वो कराची की हर गली हर चप्पे पर मटर गश्त करते रहते हैं। बरीज़े जहाँ भी होगी कभी तो आता आएगी। इसके मिलने से सेट ब्राइज ने जो हम सबको सूली पर लटकाया हुआ है, जिस तलवार की नोक की धार पर रखा हुआ है, बरीज़े के मिलने से जान छूट जाएगी। तुम कैसे कह सकती हो बरीज़े, जिस लड़की के बारे में तुम बात करी हो वो इतनी आसानी से मिल जाएगी? क्योंकि बरीज़े को बीमारी ऐसी है, नींद में चलने की बीमारी। रात के तीसरे पैर वो उठती है और बस नींद में चलती रहती है। नींद इस कदर गहरी होती है कि वो खुद नहीं जानती वो क्या कर रही है। ओहो, तो उधर और जेह्ड़े सैयद साहब ओदा खून चूसन दे डरते पे होए कि तू क्यों भज नहीं पई? दस मेरे तेरा राबता किदे नाल है? ये तो बहुत ज़बरदस्त बात बताई तुमने। हम भी तो रात के राही हैं, फिर तो कोई मुश्किल नहीं इसको तलाश करने में। प्लीज़ डांस विद मी। उरिया और खुले डीप गले की टी-शर्ट पहने टाइट सी जीन्स में खूबसूरत सी लड़की ज़की के पास है, उसको अपना हाथ दिया। अज़ाबेला जो इस लड़की को घूर रही थी और कुछ कहने वाली थी, अनीक फादी ने उसको आवाज़ दी। अज़ाबेला एक्सक्यूज़ मी करती हुई उठी। ज़की आई ग्लासेस के पीछे छुपी ग्रे आंखों से दूर तक इसका पीछा किया था। इस हुस्न की देवी ने फिर पुकारा। ज़की ने इसका खूबसूरत चेहरा देखा। वाई नॉट? ज़की ने इसका खूबसूरत हाथ थाम लिया, उसके लिए स्टेज पर आ गया, मगर नजरें अनीक फादी और अज़ाबेला पर ही थी। ओके, निकलना कब है? वो सब मैं आज रात ठीक 10 बजे होटल में बताऊंगा। सरीना होटल, रूम नंबर 901 में आ जाना। अनीक वादी ने सिर्फ आधी बात बताई। और हाँ, ज़रा सेक्सी कपड़ों में आना। बहुत दिन हो गए तुझे मेरे पास आए। अनीक वादी ने बहुत ललचाई नज़रों से अज़ाबेला को ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छा, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। कोई चिड़िया हाथ नहीं लगी? ऐसा हो सकता है मेरी कोई रात रंगीन ना गुजरी हो। नहायत खबासत से बेहंगम कहका लगा। और मैं अपनी रात अपने टॉम क्रूज से रंगीन बनाना चाहती हूँ, मगर वो भी चिकना घड़ा साबित हो रहा है। अब तूने इसका नाम लेकर मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया। अनीक वादी के चेहरे से हंसी यकदम गायब हो गई। कि इसको एक आँख नहीं भाता था, ज़रा सा भी पसंद नहीं था। तू पता नहीं क्यों इससे इतना खार खाता है, हालांकि जैसे तू सोचता है जो तुझे इस पर शक व शुबहात है बिल्कुल बेबुनियाद है। मशकूक तो ये तेरा टॉम क्रूज मुझे शुरू दिन से ही लगा था। अच्छा, मशकूक होने की कोई वजह? अज़ाबेला ने तसल्ली से पूछा। सलमान बता रहा था ये बंदा कराची में कोई काम नहीं करता, कोई लड़की वड़की स्मगलिंग का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिज़नेस नहीं है इसका। हाँ, तो वो कोई कराची या पाकिस्तान के किसी शहर में बिज़नेस नहीं करता। टॉम क्रूज बहुत बड़े पैमाने पर बिज़नेस करता है, सैड ब्राइज से भी ऊंचा बिज़नेस करता है वो। अच्छा चल देखता हूँ, अब तो जा, रात 10 बजे मुलाकात होगी। और हाँ, अभी अपने इस बेकार के आशिक को कुछ फूटने की ज़रूरत नहीं। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो तुझे तो उल्लू और बेवकूफ़ बना सकता है, मगर मुझे नहीं। मेरी जेब गर्म है, मुझे और कोई मतलब नहीं। लाखों मुझ पर उड़ाता है वो, नहायत फ़ख्री अंदाज में कहा था। ऐसा ना हो लाखों उड़ाता तो सूद समेत वसूल भी कर ले। 7 बाहों में बाहें डाले मगन था। अनीक वादी ने स्टेज की तरफ देखा जहाँ ज़की किसी लड़की के साथ बाहों में बाहें डाले मगन था। जाने लगा तो अज़ाबेला तेरी से ज़की के पास आई। अज़ाबेला रात ठीक 10 बजे होटल सरीना पहुंच गई। रूम नंबर 901 के दरवाजे के आगे खड़ी थी। हॉले से दस्तक दी। अनीक वादी ने बेसब्री से दरवाज़ा खोला, जहाँ अज़ाबेला सिल्वर चमकदार टाइट सी जर्सी का छोटा सा सूट पहने हुए थी। दरवाजे की चौखट पर हाथ रखे डार्क मेकअप में वो दिन से अलग और खूबसूरत लग रही थी। आज तो लगता है कत्ल का पूरा इरादा करके आई। अनीक वादी इसके करीब आया, उसको इसकी बल खाती कमर से पकड़कर अंदर कमरे में लाया। दरवाज़ा लॉक कर लिया। पूरा कमरा गुलाब के फूल और परफ्यूम की खुशबू से महक रहा था। हाँ, तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत है ना कि आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें, सारी तिश्नगियाँ दूर कर दूँगी। मेरी भी रूह जिस्म प्यासा है मोहब्बत का। टॉम क्रूज भले मेरी तारीफ़ करता है, मगर वो मेरी प्यास नहीं बुझाता। किसी बंजर सूखी ज़मीन की तरह प्यासा रखा हुआ इसने मुझे भी मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए। मेरे जिस्म को, मेरी रूह को चैन व करार, सुकून चाहिए, जो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे मिल सकता है। अज़ाबेला तकरीबन अनीक वादी से चिपकी हुई थी। आज तो मैं वाकई मर जाऊंगा। आज मुझे अपनी पहले वाली अज़ाबेला मिल गई। इसने इसको बाहों में उठा लिया और चलता हुआ बेड तक ले आया और बगैर कोई बात किए इस पर अपने प्यार की बारिश करता चला गया।
अनीक आई लव यू सो मच। अज़ाबेला ने अनीक वाहदी के बेकरार चेहरे पर अपने जुनून की वालिहाना तहरीर रकम की। पूरी रात यूं ही दोनों एक दूसरे को प्यार करते गुजर गई। सच आज की रात मज़ा आ गया, अभी तक नशा नहीं उतरा। दिल करता दुनियादारी छोड़ के बस इसी कमरे में अपनी अज़ाबेला के संग दुनिया बसा के यहीं ज़िंदगी गुजार दूँ। बेड पर दोनों लेटे थे, वो अज़ाबेला के ऊपर झुका हुआ था। बहुत खूबसूरत लग रही है आज तो अज़ाबेला। कभी कभी तो सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़ दूँ, मगर क्या करूँ, अपना धंधा यही है जिससे खर्चा पानी चलता, ज़िंदगी आराम और साइज से चलती है। आज तुमने बहुत दिनों बाद मुझे सराब किया। अनीक वादी हंसता हुआ एक बार फिर इसके ऊपर झुका। कब से फ़ोन बज रहा था, दोनों को फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं दे रही थी। दोनों मदहोश थे, दोनों किसी को भी होश नहीं था। बहुत देर तक बजती रही और फिर वो खुद ही थक कर हटकर बंद हो गई। दोनों जाने और कब तक मदहोश रहते कि इनके रूम के दरवाजे पर किसी ने नहायती ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। जो कोई भी था, लगता ऐसा रहा था कि दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाएगा। अनीक वादी चौंक कर रह गया। इसने मोबाइल देखा जो फिर बजना शुरू हो गया, बंद भी हो गया। इसने फ़ौरन उठाया। सुबह के 9 बज रहे थे। ओ माय गॉड, वो बड़बड़ाता उठा और खुद देरी से दरवाजे के पास आया। दरवाज़ा खोला, जहाँ डरा सहमा सलमान खड़ा था। बॉस कहाँ थे? जानते हैं कितनी देर से सेठ साहब का ड्राइवर आप दोनों का इंतज़ार कर रहा है। वो कितनी देर से आपको फ़ोन भी कर रहा है। मजबूरन मुझे आना पड़ा। अज़ाबेला मैडम कहाँ है? बस यार यही है अज़ाबेला, तो चल हम 10 मिनट में रेडी होकर आते हैं। सलमान के जाने के बाद अनीक वादी तेज़ी से अंदर आया था और अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। अज़ाबेला जल्दी से खड़ी हो, तैयार हो जा, सैड बडाइज का ड्राइवर नीचे खड़ा इंतज़ार कर रहा है। अज़ाबेला ने बिस्तर छोड़ा था। कुछ ही घंटों में अज़ाबेला और अनीक वादी हेलीकॉप्टर में बैठकर सैड बडाइज के आइलैंड पहुंच गए थे। वो दोनों बहुत से गार्ड्स के हमरा अंदर दाखिल होते जा रहे थे। अज़ाबेला को बहुत तजस्सुस, बहुत दिली ख्वाहिश थी कि सैड बडाइज को हकीकत की ज़िंदगी में देखे, इससे मिले, टाइम गुजारे और आज इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। और वे यकीन से कह सकती थी जब सैड बडाइज इसको देखेगा, अज़ाबेला का होशरुबा हुस्न देखेगा तो बरीज़े को भूल जाएगा। अच्छा जी, एडी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आओ आओ आओ, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। वो आइलैंड नहीं, कोई हसीन जन्नत थी जो आसमान से उतरकर ज़मीन पर आबसी हो के देखने वाले की आंखें फटी रह जाएं। इस कदर रोशनी की आंखें चुंधिया जाएं। सैड बडाइज ने अपने आइलैंड पर शराब, शबाब, बेपनाह हुस्न, खूबसूरती क्या कुछ नहीं रखी थी। कम उम्र, एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की जो इधर से उधर जा रही थी, और सबसे बड़ा स्विमिंग पूल जिसमें 20-30 खूबसूरत हुरें तैर रही थी। और इन सब के बीच राजा इंदर बना सैड बडाइज इस हुस्न की मज़े लूट रहा था। लानती बेगैरत, अपना दिल बहला रहा था, अपना वक्त गुजार रहा था। अज़ाबेला ने सैड बडाइज को देखा। इस कदर सफ़ेद मैदे जैसी रंगत के हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। काही ग्रीन आंखें, मोटी मोटी अब्रू, घने गोल्डन नहायती करली बाल। सिर्फ शॉर्ट पहने वो स्विमिंग पूल में उतरा उड़िया लड़कियों के साथ बैठा था। अज़ाबेला और अनीक वादी सामने खड़े हो गए, मगर बल्कि एक अंग्रेज़ लड़की अनीक वादी के पास चली और इस आइलैंड पर कोई शर्म, कोई हया नहीं थी। इस कदर उड़िया खुला माहौल था, इस कदर आज़ादी की अज़ाबेला दंग होकर रहेगी। स्विमिंग पूल में क्या, बाहर भी कितने लड़के लड़कियां आपस में बैठे आज़ादी के मज़े लूट रहे थे, जैसे वो अकेले हो, इन्हें कोई देख नहीं रहा। कहीं एक लड़की के साथ 2 लड़के तो 2 लड़कों के साथ 1 लड़की हंसी मजाक कर रहे थे। अज़ाबेला ने अपनी अब तक की ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था, मगर ये मंजर पहली बार देख रही थी। अरे कीड़े पड़े ना सारियां नू, लानतियां नू, बेगैरतां नू। पहली बार वो झिझक महसूस कर रही थी, जाने कि ये सारे मनाजर देखकर इसकी शर्म से आंखें झुक गई। मगर मुकाबिल भी सैड बडाइज था, शातिर नज़र रखता था, जिसकी नज़र चील से भी ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक, जिसकी चाल चीते की रफ्तार से तेज़ रफ्तार, जो अपने शिकार को झपट कर दबोचना जानता हो। अनीक वादी, सैड बडाइज ने अनीक वादी को पुकारा। अनीक वादी जो इस उड़िया लड़की से मस्करापन कर रहा था, सैड बडाइज के पुकारने पर इसकी तरफ देखा। जी कहिए भाई, अज़ाबेला में ऐसी क्या बात है जो तुम रात भर मसरूफ़ रहे? आबद जोफ़ा ने भी बहुत तारीफ़ की अज़ाबेला की, ज़रा हमें भी तो पता चले। सैड बडाइज बोल तो अनीक वादी से रहा था, मगर निगाहें अज़ाबेला के पूरे सरापे का तवाफ़ कर रही थी। अज़ाबेला को महसूस हुआ जैसे वो काही ग्रीन आंखें इसके जिस्म के आर पार हो रही हैं, इसके वजूद को फाड़ रही हैं। बड़ी गल है, तेरे बिच भी कोई शर्म नाम की शय बाकी है। ये तो जब आप देखेंगे तो पता चलेगा ना। अनीक वादी ने अपने बराबर खड़ी अज़ाबेला को देखा और थोड़ा हैरान भी था कि वो तो बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट थी, फिर चेहरे पर ये घबराहट क्यों नहीं? आ जाओ अज़ाबेला अंदर। सैड बडाइज ने अज़ाबेला को अपने पास स्विमिंग पूल में बुलाया। अज़ाबेला के तो मानो जैसे पैरों ज़मीन में गड़ गए हों। इसका पहली दफ़ा दिल नहीं कर रहा था जाने का। अरे शर्मा क्यों रही हो? तुम पर शर्माहट घबराहट सूट नहीं करती। जाओ लड़कियों लेकर आओ। सैड बडाइज लड़कियों को हुक्म दे रहा था। वो लड़कियां हुक्म की पाबंद एक लम्हे में अज़ाबेला को लेकर सैड बडाइज के पास लें। सैड बडाइज ने अज़ाबेला को कमर से पकड़कर अपने बहुत ही ज़्यादा करीब कर लिया। तुम अनीक वादी, तुम यहाँ से सीधा दुबई चले जाओ। वहाँ की मुंशियात और इंसानी स्मगलिंग का बिज़नेस तुम संभालोगे। तुम्हारा वीज़ा और पासपोर्ट तैयार है। असफ़ानी? जी सर। पीछे खड़ा इसका मैनेजर इशारे का मुंतज़िर तेज़ी से अनीक वादी के पास आया और कोट की जेब से अनीक वादी का वीज़ा और पासपोर्ट इसके हवाले कर दिया, जिसे इसने थाम लिया। और अज़ाबेला? वो अज़ाबेला को देखने लगा, जिसी की तरफ मदद तलब नज़रों से देख रही थी। अनीक वादी भला इसको छोड़कर कैसे जा सकता था? अज़ाबेला यही रहेगी हमारे पास, और तुम तो शुक्र अदा करो तुम्हारी जान बच गई, वरना अभी तुम जेल की सलाखों के पीछे होते। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो नासमझी की कैफियत में अनीक वादी को देखने लगा। और सैड बडाइज से चिपकी अज़ाबेला ने हाई चौंक कर इसको देखा। भाई ये तुम्हारे तवाइफ खाने की चांदनी है ना, जो ये मेहरबानी तुम पर करने जा रही थी। सैड बडाइज ने अज़ाबेला की आंखों में देखा, जिनमें ढेरों हैरानगी थी। खैर सब छोड़ो, और जब तक मैं ना कहूँ दुबई से आना मत जाओ।
से एडवर्टाइज का मतलब वो समझ गया, एक नफ़रत की नज़र अजाबेला पर डालता वहाँ से निकलता चला गया। ये तुम्हारा टॉम क्रूज़ क्या है, कहाँ से आया और इसका बिज़नेस क्या है, सब बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम पर। वो इतना पैसा पानी की तरह बहा रहा है मगर तुमको इस्तेमाल करना नहीं चाहता। एक रात तुम जैसी हसीना को नहीं देना चाहता जिसके पीछे अच्छे से अच्छे ज़ादो आबद का ईमान डगमगा जाए। तो ये टॉम क्रूज़ कैसे बच गया? इसकी इतनी मेहरबानी की वजह तो जाननी पड़ेगी, मगर पहले तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी कर दी जाए। तुम्हें टॉम क्रूज़ के साथ रात रंगीन करने का बहुत शौक़ है ना? आज से हर रात तुम्हारी रंगीन के साथ साथ तकलीफ से भी गुजरेगी। सैड ब्राइट ने इसको अपने बाजू में उठा और स्विमिंग पूल से बाहर आ गया। वहीं पर साइड पर रखा बड़ा सा बेड था जहाँ वो इसे लेकर आया था। अजाबेला तो मैंने लगता अंजाम शुरू हो गया। जिन्हें आज तक काम कर दी सी उन्होंने अंजाम तक पहुँचाना। आज रात वो इसको खुद चेक करेगा और रंगे हाथों पकड़ेगा। सारा झूठ और सच सामने आ जाएगा, फिर वो नहीं छोड़ेगा इसको। वो हाल करेगा कि इसकी रूह कांप उठेगी। कोयडा कि रूह कांपनी है। सैरस कालवली ब्रीजे के बेडरूम में था। इस वक्त रात का तीसरा पहर था। एक तो नाजुल होया बरीजे ने रात नींद चलन की बीमारी है, तो इन्हों अपनी बीमारी लगी है अजकार साहब ने। वो बरीजे के बेड के पास रखे चेयर रखे बैठा बगौर इसका चेहरा देख रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे कुदरत ने इस शाहकार को नाहित फुर्सत में तराशा। वो कोई जन्नत की हूर लगती थी, कोई अप्सरा, किसी महल की शहजादी जो रास्ता भटक गई हो। वो इस दुनिया की बासी तो लगती नहीं थी। घुनहरी स्याह लंबी पलके जो आरिस पर सजदा रेसती हो। इसके पीछे छुपे नीले झील जो हरदम डरे सहमे रहते, जिससे हम वक्त एक खौफ रहता और ये खौफ जब तो मज़ीद बढ़ जाता जब सैरस सामने सैरस कारलवी हो। मुझसे किसी खौफजदा चिड़िया की तरह डेरी सहमी रहती। कोशिश यही होती कि इसके सामने ना आए। किसी कोने खुदरे में छुपी बैठी रहे, मगर सैरस आगा शहबाज अलवी इसको बाहर ले ही आते थे। रात के 2:30 बज रहे थे। बरीज़े की आंखें खुली और चंद सेकंड छत को घूरने के बाद उठी थी और बेड से नीचे उतरी। इसने अपने आसपास ना ही कुछ देखा ना ही कुछ महसूस किया। इसने सैरस कारलवी को नहीं देखा जो उसके बेड के पास चेयर रखी इस पर विराजमान था। बरीज़े हर शय से ताल्लुक़ पर सीधी सीधी चलने लगी। असकार अलवी जो चेयर पर बैठा था वो उठा और बगौर इसके हरकत देखने लगा। और बरीज़े दरवाजे की सिमट पड़ी। दरवाजे के नॉब पर हाथ रखा, इसको घुमाया मगर वो नहीं खुला। वो वापस पलटी और पूरे कमरे का चक्कर काटने लगी। चक्कर काटने का दौरान कम से कम 15 से 20 मिनट तक का था। अब वो वापस अपनी जगह पर आ रही थी, बेड के पास आ रही थी। सामने खड़ा असकार अलवी इस पर हैरतों के जितने पहाड़ टूटते कम था। तो क्या बरीज़े नींद में चलती है? इसकी आँखें पूरी खुली थी। इसके बाल पूरे खुले किसी आबशार की तरह इसकी कमर पर फैले हुए थे। पिंक नाइटी में सैरस कारलवी को सभी कुछ तो ले गई थी। एक तो सैरस कारलवी देखो खुद ही कुछ रंदा ही नहीं है। पहले दुल्हन बनी लै गई सी सारा कुछ, तो हम पिंक नाइटी से सारा कुछ लै गई। वो बगैर दुपट्टे के थी। इसने 2 दफ़ा इसको पकड़ा था मगर कभी इस बात पर गौर नहीं किया वो बगैर दुपट्टे के रहती है। आम हालत में इसने देखा था कि इसके सर से दुपट्टा नहीं हटता, तो इस वक्त तो वो नाइटी में बगैर दुपट्टे के थी। अगर वह जान जाए कि इस वक्त इस हालत में सैरस कारलवी के सामने तो यकीनन मर ही जाए। अब तक की ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो किसी को पहचान नहीं पाया, किसी का चेहरा नहीं पढ़ पाया। कितनी बड़ी गलती हो गई थी, भूल हो गई थी इससे। क्या कुछ नहीं कह दी इस मासूम से बरीज़े को जो ना दुनिया जानती थी ना दुनिया के लोग। और फिटे मुँह तेरे ते चुल्लू भर पानी दे विच डुब के मर जा। एडियां नूं गल्लां सुनाइयां, मेरे ख्याल चपेड़ भी मारी सी चवल जी ना होवे ते। कितना दिल दुखाया सैरस कारलवी ने बरीज़े का, कितना दर्द दिया, आंसू दिए। मगर जब बदगुमानी और गलतफहमी के बादल चढ़े तो हर मंजर साफ और शफाफ निखरा निखरा लगा। सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा था। इसने अपने दिल के फैसले पर इस बात की मोहर सबत की और बहुत कुछ सोचता हुआ खड़ा हो गया। बरीज़े तुम्हारी हिफाजत करना तो अब और भी ज़्यादा ज़रूरी होगा और सबसे अच्छा बेहतर ऑप्शन मेरे पास और कोई नहीं, और इससे अच्छा बेहतर ऑप्शन। वो बेखबर सोती बरीज़े को देखता व मुस्कुराता वहाँ से निकलता चला गया। सुबह सैरस कारलवी बगैर नाश्ते के चला गया, मगर जाते हुए सैयद आगा शहबाज अलवी से अपनी ख्वाहिश जाहिर कर गया। जिसे सुनकर सैयद आगा शहबाज अलवी के पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, वो तो जैसे हवा में उड़ रहे थे। इन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत ही मिल गई हो। खुशी संभाले नहीं संभली थी। जिस चीज़ को बेइंतहा मुश्किल बल्कि नामुमकिन समझ रहे थे सैरस कारलवी ने नहायत ही आसान बना दिए थे इसको। बहुत खुश थे। अच्छा जी। मगर वो ये भी कहकर गया था ये सब नहायत ही राजदारी और खुफिया तरीके से होना चाहिए, दुश्मनों को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। सैयद आगा शहबाज अलवी को कोई इतराज़ नहीं हुआ और समझ सकते थे बरीज़े को खतरा, मगर कोई बात नहीं, वो चुपके अपने सारे अरमान निकाल लेंगे। आखिर उनके चहीते पोते ने शादी के लिए हाँ कह दी थी। अच्छा ये आपको बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा क्योंकि, लेकिन अगर मैंने इसको बड़ा किया ना तो इसके पिक्सल फट जाने और हमसे पढ़ा नहीं जाना। शादी? बरीज़े की तो ज़ुबान बुरी तरह लड़खड़ाई। इसकी अभी से जैसे सांसें रुकने लगी। दादू वो बहुत रोने हैं, ठंड में भी पसीने पसीने होगी। बात ही कुछ ऐसी थी। सैयद आगा शहबाज अलवी इसके पास है और कहा कि सैरस कारलवी आज ही इससे निकाह करना चाहता है। शाम तक वो तैयार है, काजी और गवाह शाम तक आ जाएंगे। बरीज़े की घबराहट ऊपर से बेसाख्ता जुमला सैयद आगा शहबाज अलवी को बहुत हंसी आई। दादू आप हंस क्यों रहे हैं? यहाँ मेरी जान निकल रही है। बरीज़े को सैयद आगा शहबाज अलवी की हंसी समझ में नहीं आई। मेरी जान, आपने बात ही कुछ ऐसी कर दी। देखिए दादू मैं मजाक बिल्कुल नहीं करी। आपको पता है मुझे कितने गुस्से से घूर घूर के देखते हैं, हरदम बस डांटते रहते हैं। और अभी तो कुछ दिन पहले तो उन्होंने मुझे मारा भी था। पता नहीं वो मुझसे इतना गुस्सा क्यों करते हैं, हालांकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। किस कदर मासूमियत थी इसके अंदाज में। नीले झील समंदर से भरने लगे। मारा था? मगर कब? ये बात तो मेरे इल्म में नहीं है।
इन्हें दुख के साथ साथ अफसोस भी है। तुम फिक्र मत करो, आ रहे दोस्त कार को अच्छी तरह खबर लेता हूँ, तुम्हारे सामने कान खींचता हूँ, देखना खूब डांटूंगा। इन्होंने बरीज़ा के सर पर हाथ रखा, इसकी पेशानी पर बूसा लिया। इसका नन्हा सा दिल हौल गया था, इसकी आंखों में आंसू थे, वो बहुत हसास बच्ची थी। तो असगार अलवी का रवैया महसूस कर गई। सईद आगा शहबाज अलवी ये तो जानते थे कि असगार अलवी किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। इसके जहन की स्क्रीन पर बदगुमानी का पर्दा डला हुआ। सईद आगा शहबाज अलवी बहुत कुछ सोच में मजबूर हो गए। वो तो बरीज़ा की घबराहट को शर्मा हया समझ रहे थे कि जब भी असगार अलवी इसके सामने आता, मगर इसके दिलो दिमाग को एक डर और खौफ था, वो सहम जाती थी असगार अलवी के सामने। इस तरह तो इसके जहन पर असर पड़ेगा। दादू, अगर आपने इनको डांटा तो मुझ पर गुस्सा होंगे, प्लीज़ इन्हें कुछ मत कहिएगा। बरीज़ा खौफ से होकर सैयद आगा शहबाज अलवी का हाथ पकड़ के बोली, नहीं बोल रहा कुछ, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से बात करूँगा। सैयद आगा शहबाज अलवी ने इसका नाजुक सा हाथ थपथपाया। दादू, सैयद असगार अलवी की आवाज़ पर दोनों ने इसकी जानिब देखा। इसके हाथ में कुछ शॉपर से वहीं चला है और सारी शॉपर टेबल पर रखती है। दादू, मैं सारा सामान ले आया हूँ, अभी 4 बजे 6 बजे तक मेहमान आ जाएंगे। आप और बरीज़ा तैयार रहिए, मैं ज़रा 2-3 काम निपटा लूँ। इस दौरान बरीज़ा सैयद आगा शहबाज अलवी का हाथ छुड़ाकर अंदर भाग गई थी। बरीज़ा की इस हरकत को शर्म हया का नाम नहीं दे सकते थे। वो खौफजदा थी, डरी सहमी थी, इसने साफ इनकार कर दिया था इस शादी से। असगार, इन्होंने धीरे से पुकारा। जी दादू कहिए। वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था, अंदाज़ नहायत मसरूफ़ था। बरीज़ा ने इस शादी से इनकार कर दिया। व्हाट? वो चौंक कर देखने लगा। दिमाग ख़राब हो गया इसका। आप रुकिए, मैं खुद बात करता हूँ। अपना सेल फ़ोन टेबल पर रख कर अंदर को जाने लगा। रुको। गंभीर आवाज़ में एक रोब था, वो वापस पलटा। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। जी पूछिए। तुमने बरीज़ा पर हाथ उठाया, जानते हो तुमसे किस कदर डरी सहमी रहती है, कितनी खौफज़दा है वो। दादू, बात दरअसल ये, सैयद असगार अलवी के पास बैठा और फिर बरीज़ा की नींद में चलने की बीमारी, अपनी बदगुमानी, गलतफहमी सब कुछ सैयद आगा शहबाज अलवी को बता दिया। ओ मेरे खुदा, कितनी बड़ी चाल चली इस रज़ील सुनीता बाई ने। इन्होंने अपना सर पीट लिया। सुनीता बाई ने कि चाल चली हूँ, ठीक है गाला दी मुस्तेका, लेकिन आज जी बीमारी उन्होंने तो उहदे विच ओहदा तो कोई कसूर नहीं। दादू, मगर मैं इस सुनीता बाई को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा फंसाऊंगा अगर निकलने की तो क्या पर तक मारने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। मगर असगार, ये बात की, अभी बरीज़ा का क्या करना है? क्या वो अपनी इस बीमारी से वाकिफ़ है? नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ। मेरे डॉक्टर से बात होगी, मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। चले 1 घंटा तो यूँ गुजर गया। आप यूँ करिए, सामान बरीज़ा को दे दें, मैं 7 बजे तक काजी और कुछ गवाहों को लेकर आता हूँ। मगर बच्चे, वो तो नहीं मान रही ना। दादू, ये बाप का काम है। और फिर वो रुका नहीं, बाहर जाने वाले रास्ते पर निकलता चला गया। इधर सारे औखे काम दादू को करा। अम्मा, खाना खा लो। अजियारा खाने की ट्रे लिए चली आई। मुझे भूख नहीं। बल्कि सरा ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। अजियारा ने गहरा सांस लिया, वहीं तख्त पर इनके पास बैठ गई। खाने की ट्रे वहीं तख्त पर रख दी। तुम तो खा लो। बल्कि सरा ने खाने की ट्रे देखी और अजियारा को देखा। तुम चाहती मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती। खा लो, मुझे बाकी भूख नहीं। शहीद भैया के जाने का दुख और अफसोस है ना। इसने फैसला कर लिया था जाने का। तुम अगर रोकती तो शायद वो रुक जाते। नहीं, वो नहीं रुकता, क्योंकि इसे अपनी माँ की कही बात से ज़्यादा अपनी बीवी की सच्चाई पर यकीन है। गलतफहमी दूर भी तो की जा सकती थी। इसने बल्कि सरा को हाथ पर थाम लिया था। ये सारी गलतफहमी सिर्फ हालात से दूर होंगी। मेरे और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि हम इसको भूलने की कोशिश करें। ये इतना आसान तो नहीं है। सब कुछ आसान है। वो अपनी माँ बहन को छोड़ कर चला गया, आसान है इसके लिए वो जाके वापस पलट के नहीं देखा। आसान था इसके लिए किसी और घर में घर बसा के खबर नहीं ली, आसान था इसके लिए। आजकल के दौर में सब कुछ आसान है मेरे बच्चे। इन बुढ़ी आंखों में ना चाहते हुए भी नमी भरने लगी। किस कदर दिल टूटा था अजियारा का अपनी माँ के इस तरह टूटते देखकर। अम्मा, अजियारा की आंखों में आंसू टपकने लगे। कितनी बेवकूफ़ माएँ होती है ना, वो जो मन्नतें मुरादें मांगती है, मसारों दरबारों पर जाकर दुआएं मांगती है कि अल्लाह इन्हें सिर्फ एक बेटा दे दे। 9 माह कोख में रख के 9 माह तकलीफ़ें उठाती हैं। इस लम्हे इस पल को तकलीफ़ होती है जो इन 9 माह की तकलीफ़ों के आगे भारी है। जब वो अपनी औलाद को जन्म देती है, पैदा करती है, जब बेटा गोद में आता है तो हर तकलीफ़, हर दर्द भूल जाती है। वो माँ सिर्फ अपने बेटे को परवान चढ़ाती है, इसको पालती पोसती, अच्छी तरबियत और परवरिश करती है, इसको अच्छी तालीम देती है, वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाता है, अच्छी पोस्ट पर जॉब कर लग जाती है। किस कदर खुशो मुतमिन होती है वो माँ। फिर एक वक्त आता है जब अपने बेटे के सर पर सहरा सजाती है, इसकी शादी करती है, और फिर वो एक रात में पराया हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों? आने वाली वो गैर औरत इतनी अपनी हो जाती है कि माँ पराई हो जाती है। कब तक रोकती हूँ अपने नैनों में ठहरे समंदर को बिलाकर बहने का रास्ता मिल ही गया। मैंने तुम दोनों को बहुत नाजुक तकलीफ़ों से पाला पोसा, खुद भूखी रही मगर तुम दोनों को भूखा नहीं सुलाया। सिलाई की ट्यूशन पारा पढ़ाया मगर तुम दोनों को पढ़ाया। मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे जाहिल गवार कहलवाए जाए, मगर इन सब का सिलाई क्या मिला मुझे। मेरा बेटा ही मुझे अपनी माँ को छोड़ के चला गया। इनकी हिचकियाँ बंद की, जितने दिनों का गुबार था, दर्द था, वो सब आंसू बन के बह निकला। रो तो अजियारा भी रही थी मगर बल्कि सरा को रोने से रोक नहीं सकती थी। अच्छा था वो अपने दिल का गुबार निकाल रही हैं। मगर देखो, इस माँ को ऐसी होती है कि वो अपने बेटे को बद्दुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि वो जानती है अगर इसके औलाद को कांटा भी चुभा तो तकलीफ सबसे ज़्यादा इसको ही होगी। शहीर भले मुझे छोड़ के चला गया, इसने ये भी नहीं सोचा कि इसकी माँ बहन बगैर मर्द के इसके सहारे पर रहेंगी, वो कैसे जिएंगी, मगर ये दिल हमेशा मेरे अपने बेटे को दुआ ही देगा।
आज इसने मुझे तकलीफ़ दी है, दर्द दिया, आंसू दिए, मगर कल को इसको एहसास होगा कि इसने क्या किया, क्या खोया, जब माँ नहीं रहेगी इस दुनिया में। अम्मा, चेहरा तड़प के रहेगी। इसने जल्दी से बल्किसना के होंठों पर हाथ रख दिया, बिलक कर इनके गले से लगी। आप कितनी आसानी से मरने की बातें करी ना, आपको सिर्फ शहीद भाई का ख्याल है, इनके जाने का दुख है, वो तो छोड़ के चले गए और अपनी ज़िंदगी भी जी रहे हैं, और इस आपकी बेटी अजियारा, इसका आपको कोई ख्याल नहीं। आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा, कुछ सोचा है आपने, कुछ एहसास है आपको मेरा? अजियारा बल्किसना से अलग हो गई थी, खूब रोई थी, वो चेहरा हाथों के प्यालों में छुपा के। बल्किसना को अपने कहे हुए जुमले का शिद्दत से एहसास हुआ। ना दानिश की मैं अपनी बेटी का दिल दुखा बैठी थी, जिसको जाना था वो तो चला गया, मगर जो है पास वो इसको कैसे भूल सकती थी। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मैं शहीद के जाने के दुख में अपनी शहजादी जैसी बेटी को फरामोश कर बैठी। इन्होंने बिलकती रोती अजियारा को खींचकर अपने सीने से लगाया। तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो, मेरी जान, मेरी रूह। अब तो सिर्फ तुम्हारे लिए जीना है, तुम्हारे लिए जीना, तुम्हारे बारे में सोचना। बल्किसरा ने इसके माथे पर, गाल पर प्यार किया और अपने दुपट्टे से इसका चेहरा साफ किया, जो आंसू से पूरा भीग गया था। पहले आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद आप कभी मरने की बातें नहीं करेंगे। वादा नहीं करूँगी, अब मैं जीऊँगी तो सिर्फ अपनी अजियारा के लिए। अब मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी, ना ही कोई शिकवा शिकायत करूँगी। हम खुश रहेंगे। अगर शहीद को हमारी कोई परवाह नहीं तो आज के बाद हम भी इसकी कोई फिक्र नहीं करेंगे। पता नहीं वो किसको मुतमिन कर रही थी। अजियारा जानती थी वो जो कह रही है करेंगी ज़रूर, मगर शहीद को हरगिज़ ना अपने दिल से निकालेंगी, ना ही भूलेंगी। अब चलो मिलकर खाना खाते हैं। बल्किसरा ने खाने की ट्रे आगे की। खाना ठंडा हो गया अम्मा, मैं दोबारा गर्म करके लाती हूँ। इससे मज़ीद बल्किसरा के सामने बैठा नहीं जा रहा था। वो खाने की ट्रे लेकर किचन में चली गई। शहीद भाई, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आपने अम्मा का दिल दुखाया। सोचते हुए इसकी आंखें फिर से भीगने लगी। तेरा शहीद भाई अब भुगत के जाएगा दुनिया दे विच ही, इदा एडी आसानी ना माफिया ने भी नहीं मिलेगी। सैयद असगार अलवी का निकाह बरीजे से हो चुका था। बहुत मुश्किलों से सैयद आगा शहबाज अलवी ने इसको मनाया था। बहुत सी कस्में वास्ते देकर, वरना इसकी एक ही तकरार थी, वो शादी नहीं करेगी असगार से, तो बिल्कुल नहीं। वो बहुत डांटते गुस्सा करते, मगर सैयद आगा शहबाज अलवी ने इसको अपनी कसम दी कि अगर असगार ने ऐसा कुछ किया, तिरछी नज़रों से भी देखा तो उसकी खैर नहीं। तुम जानते हो बरीज़ा बेटी कितनी मुश्किल से इस शादी के लिए रजामंद हुई है। सैयद आगा शहबाज अलवी ने सैयद असगार अलवी को कहा। आई नो दादू एंड थैंक्स है बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तुम मुझे बहुत अजीज़ और प्यारे हो, मगर इससे भी कहीं ज़्यादा मुझे बरीज़ा मेरे बेटे का परतू, मेरे बेटे की रूह मुझे बहुत प्यारी और अजीज़ है। दादू, इट इज़ नॉट फेयर। मैं आपके साथ 25 साल से रह रहा हूँ और बरीज़े 20 साल तक एक ही कमरे में कैद रही है। ज़िंदगी क्या, इसकी रनाइयाँ खुशियाँ क्या, वो नहीं जानती। मुझसे दूर वो हमारे प्यार से दूर रही है। और एक और बात, ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लो या हुक्म कि तुम कभी भी बरीज़े को सताओगे नहीं, इसको डांटोगे नहीं, ना ही इस मासूम पर गुस्सा करोगे। सैयद आगा शहबाज अलवी ने संजीदगी से कहा। आपका हुक्म सर, आंखों पर बिग बॉस। अब मैं जाऊँ, ऐसे खाली आ जाओगे? इन्होंने अपने जिगरी पोते को ऊपर से नीचे तक देखा और आंखों ही आंखों में नज़र भी उतारी। मतलब वो ना समझी नज़रों से सैयद आगा शहबाज अलवी को तकने लगा। कभी किसी की शादी अटेंड की है? नहीं, कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। वो अभी तक सैयद आगा शहबाज अलवी की पहेलियाँ नहीं समझा। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, किससे कह रहा हूँ जिसका सब कुछ सिर्फ अपनी जॉब हो। और वैसे भी तुम्हारी बात इंटरेस्ट की, सारी बात इंटरेस्ट की भी होती है जो तुम में नहीं है। तुम्हारी उम्र के लड़के फेसबुक पर लगे रहते हैं, लड़कियों से पर चैट करके दोस्तियाँ करते हैं, और एक तुम हो जिससे सिर्फ अपनी जॉब से, फाइल और अपने केसेस से फुर्सत नहीं। दादू, इतनी लंबी तमहीद बांधी दी है आपने, इतना उलझा दी, इतनी पहेलियाँ, मगर यकीन करें मुझे आपकी एक बात भी पल्ले नहीं पड़ी। मुझे नहीं पता आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। वो सही मानों में ज़िद हो गया। ये लो, ये बरीज़े को मुंह दिखाई में दे देना, तुम्हें इस मामले में हर बात समझानी पड़ेगी। सैयद आगा शहबाज अलवी ने अपनी बास्केट की जेब से एक मखमली बॉक्स निकाला जिसमें डायमंड के कड़े थे। ओ मगर दादू, आप जानते तो है कि मुझे सबकी अक्ल नहीं। इसने वो दूसरा सुरख मखमली बॉक्स थाम लिया। जब भी कुछ नहीं कहा, वरना अच्छी तरह कान खींचता। वो हौले से मुस्कुरा दी। माशाल्लाह, आज मेरा पोता कैप्टन असगार अलवी शहज़ादा लग रहा है। गोल्डन शेरवानी में सैयद असगार अलवी वाकई किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा था। और ये आपका शहज़ादा आपकी शहज़ादी को डरावना लगता है। वो तुम्हारे अपने करतूत हैं। अच्छा अब जाओ, देर हो रही है, रात के 11 बज रहे हैं। ओके, वो हौले से मुस्कुरा दिया। वाई नॉट, वो हौले से मुस्कुरा दिया। फिर एक दूसरे को गुड नाइट कहते अपने अपने रूम में चले गए। सैयद असगार अलवी बेडरूम में दाखिल हुआ। शादी इतनी अर्जेंट हुई थी कि बेडरूम से जाने का टाइम ही नहीं मिला, मगर फिर भी इसका बेडरूम हमेशा से साफ़ सुथरा ही रहता था। इसे गंदगी पसंद नहीं थी। हर साल वो अपने रूम का फर्नीचर, कारपेट, कर्टन चेंज करवाता रहता था। अच्छा जी, एडा फालतू पे है। अभी पिछले माह इसने अपने बेडरूम की अशिया चेंज करवाई थी और अब इस बड़े से खूबसूरत बेडरूम में अब तक जो इसकी हुक्मरानी इसकी हज़ारा जारी थी, मगर आज इसमें किसी का इजाफा हुआ था। और बेडरूम में क्या, इसके दिल में इसकी जाने जाँ का कब्जा हो चुका था जिसकी वो मालिक थी। सैयद असगार अलवी ने बेडरूम में जैसे कदम रखा, नजर सीधी बेड पर गई जिसको मुँह चढ़ा रहा था। वो खाली था, वहाँ बरीज़ा नहीं थी, बल्कि बेडरूम में कहीं भी नहीं थी। वो आगे बड़ा दरवाज़ा लॉक करके वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलता चला गया, वहाँ भी नहीं थी। भाजते नहीं गई फिर नींद से तोड़ के। बरीज़े चेहरे पर मामूली परेशानी के रंग उभरने लगे। इसकी नज़र कमरे से मुंसलिक ड्रेसिंग रूम
पर पड़ी वो वहाँ दरवाजे के नॉब पर हाथ रख के घुमाया जो अंदर से लॉक था। इसके दिल में खदशात पैदा होने लगे। इसको तो ये पता चल गया था कि बरीज़े से शादी नहीं करना चाहती। अब जब होएगी तो बेवकूफ़ खुद को कोई नुकसान ना पहुँचा ले। बरीज़े दरवाज़ा खोलो। इसके अलावा लहजे में बेकरारी की बेताबी थी। बरीज़े मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोलो। नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, आप डांटेंगे। डरा सहमा लबो लहजा अंदर से उभरा। इसकी आवाज़ सुनकर संस्कार अलवी की जान में जान आई। सुकून का सांस लिया और शुक्र अदा किया, चलो वो ठीक तो है। नहीं डांटूंगा, आई प्रॉमिस। तुम दरवाज़ा खोलो, बाहर आओ। वो बरीज़े को अपनी पसंद के लाइव ब्राइडल ड्रेस में देखना चाहता था। इसका सजा स्वरूप देखना चाहता था जो आज पोर्ट पर इसके नाम से सजी थी, मगर वो जालिम अपनी एक झलक तक दिखाने को राज़ी नहीं थी। आप कुछ भी कर ले, मगर मैं ना दरवाज़ा खोलूँगी और ना ही आपके सामने आऊँगी। अगर आपने मुझे डांटा तो मैं आपकी शिकायत दादू से कर दूँगी। वो धमकी दे रही थी। यार क्या बचपन है, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना कि नहीं डांटूंगा। मगर अब के जवाब अंदर से नदार। सईद कारवी ने खिड़की देखी जहाँ 2 बजने वाले थे। घड़ी देखी। इसने फिर कुछ नहीं कहा और खामोशी से दरवाजे के पास से हट गया। ठीक है, आराम से सो। वो वार्डरोब की जानिब बड़ा अपना ईजी ग्रे कलर का शलवार कमीज़ निकाल कर वॉशरूम में घुस गया। जानता था कुछ ही देर में वो खुद बाहर आ जाएगी। असकार अलवी फ्रेश होकर बाहर निकला। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा देखा जो अभी भी बंद था। वो हौले से मुस्कुरा दिया, गर्दन को नफ़ी में इधर उधर हिलाता अपने फ़ोन की जानिब पड़ा। फ़ोन उठाकर जाकर याद को मिला। फ़ोन मिला। माँ सदके जाए, ब्याह दिन भी जाकर याद चैन दी नींद सोन देना। हेलो सर, आपने इस वक्त फ़ोन किया? वहाँ से जाकर हयात की बहुत चौंकती आवाज़ उभरी। तेरा बनता सी। आप तो इस तरह चौंक रहे कैप्टन जाकर जैसे मैंने खुदा ना ख्वास्ता पहली बार फ़ोन किया आपको। अद्धी रात तो पहली बार किया ना। अरे नहीं सर, बात दरअसल ये आज तो आपकी शादी है ना। वो बुरी तरह गड़बड़ा के रह गया। तो शादी का ये मतलब ये नहीं कि अपने फ़र्ज़ को भूल जाए। एनीवेज अज़ाबेला और नीकवादी कुछ पता चला? नो सर, कुछ पता नहीं चल रहा। वो दोनों अचानक से कहाँ गायब हो गए। लहजे में मायूसी थी। आखिरी वक्त आपने कहाँ देखा था? क्लब से अज़ाबेला होटल के रूम नंबर 901 में गई थी। वहाँ से कहाँ गए दोनों, कुछ इल्म नहीं। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? आपने तो पूरी निगरानी रखी हुई थी, लम्हे भर की भी चूक नहीं हुई थी। मगर वो दोनों फिर भी जाने कौन से रास्ते से निकल गए, वो मैंने देख नहीं पाया। पाकिस्तान से बाहर जाने वाली हर फ्लाइट, रेलवे स्टेशन और बस के टिकट्स मैंने चेक कर लिए, मगर इन दोनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। मैं भी सिर्फ खुद इतना हैरान और परेशान हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हो गया। मैं अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं कर पाया। मुझे खुद पर, अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कैप्टन जाकर हयात के लबो लहजे में शर्मिंदगी, नदामत, मायूसी, अफसोसगी, क्या कुछ नहीं था। आप ना ही परेशान हो ना ही गुस्सा। ये केस इतना मायूसी या गुस्से या फिर अफसोसगी से हल नहीं होगा। बहुत समझ बूझ और ठंडे दिलो दिमाग से इस केस को ना सिर्फ हल करना बल्कि बहुत फूंक फूंक कर कदम भी रखना है। हमारा दुश्मन नहायत ही चालाक, होशियार और शातिर है। इसका मतलब वो हमारे बढ़ते हर कदम से वाकिफ़ है। इसने हम पर नज़र रखी हुई है। सैरस कारवली बहुत गहरी सोचों में था। अच्छा ये बताइए, सुनीता बाई का क्या रिएक्शन है? सुनीता बाई जितना हैरान परेशान है इन दोनों के गायब होने पर, इससे कई ज़्यादा गुस्से में भी है। शबनम क्या कहती है? अभी तो मेरी इससे कोई मुलाकात नहीं हुई है। ओ ठीक है, अब लगता है कि हमें सहरबानों की मदद लेनी पड़ेगी। जाकिर? जी सर। कैप्टन जाकिर ने फ़ौरन कहा। आप यूँ करें, सहरबानों को मेरा मैसेज दे दें कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ। ओके सर, हो जाएगा काम। इसके अलावा आहट पर सईद कारवली ने पलट कर देखा। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला था। अंदर से बरीज़े नींद में चलती आ रही थी। जी सर, कहिए, आप कुछ कहने जा रहे थे। सैरस कारवली की खामोशी पर कैप्टन जाकर हयात ने कहा। जाकिर फिर बात करते हैं। आहो, अपनी वारी अद्धी रात में जाकर दियाँ नींदा तबाह कर देती तो हुन जे जाकर साहब पुछ रहे की है तो हुन अपनी बुढ़ी नज़र आ गई थी। जाकिर फिर बाद में बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। दोनों तरफ से फ़ोन ऑफ कर दिया गया। सैरस कारवली ने फ़ोन एक साइड टेबल पर रखा और बरीज़े की तरफ बढ़ा। बरीज़े दरवाजे की तरफ आई। दरवाज़ा लॉक्ड होने के बायस वो नहीं खुला तो वो वापस पलटी थी और सैरस कारवली के वसी और इस बेड पर आकर लेट गई। सैरस कारवली इसके पास आ बैठा, नहायत ही गौर से इसका हर नक्श अपने अंदर उतार रहा था। बरीज़े तो वापस बेखबर नींद की वादियों में चलेगी, मगर असकार अलवी की नींद उड़ा लेगी। वो जालिम और बेखबर तो जानती भी नहीं थी कि इस वक्त असकार अलवी पर क्या बीत रही थी। इसका दिल क्या चाह रहा था। निकाह के इन तीन बोलों ने गोया असकार अलवी के पूरी दुनिया ही बदल डाली थी। निकाह तो 2 बोल सुनिए, ऐसी 3 बोल। वैसे यार मुझे पता चला अभी मेरी बहन की जब शादी थी ना, तब मुझे पता चला कि जो निकाह नामे पे साइन होते हैं वो 4 जगह पे साइन करने पड़ते हैं। मैं कहा चलो जी, बोल 2 कहने सी कबूल है सुनिया सी 3 बारी कही था। तो और निकाह के 2 बोल बोलते होते हैं और कबूल है कहते हैं कि 3 दफ़ा कहते थे। साइन 4 बारी क्यों? तो ये तो मुझे अब पता चला कि ये इस तरह से होता है। बाकी की पूरी रात इसकी आंखों में कटी वो झुका था। इसी बरीज़े की पेशानी पर सजी गोल्ड की बिंदिया हटाकर वहाँ इसकी पेशानी पर अपनी बेकरारी की एक मोहर सबत करती थी। अच्छा चल, तेरी अपनी बुढ़िया जो मर्जी करता रहो। नहीं, छोड़ो मुझे। गनवा बेखबर नींद पर सर को तकिए पर इधर उधर पटक रही थी। वो कोई ख्वाब देख रही थी। डरावना ख्वाब। जाने दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, बचाओ मम्मा, बचाओ मुझे। वो दरिंदा फिर आ गया। मम्मा कहाँ हैं आप? बचाइए मुझे मम्मा। गनवा की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। सामने सुबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी सोफे पर बैठा लैपटॉप हाथ में लिए अपनी मॉडलिंग की तस्वीरें देख रहा था। फेसबुक पे चेक कर रहा था जिस पर इसको बहुत सारे फीडबैक मिले थे। ढेरों ईमेल मिली थी जिसमें इसकी मॉडलिंग, इसकी शानदार पर्सनैलिटी की तारीफ़ें की गई थी। आज भी इसका शो था। रिजा सिद्दीकी के डिज़ाइन किए गए ड्रेसेस ने धूम ही मचा रही थी। वो भी कुछ ही घंटा पहले घर लौटा था। डिनर एक साथ ही किया था। फ्रेश होकर लैपटॉप लेकर बैठा था। इसके बेडरूम में आने से पहले गनवा ना सिर्फ
आ गई थी, बल्कि पूरे बेड पर फैल कर खबर नींद की आगोश में भी चली गई। इसका मतलब था वो आज सोफ़े पर ही सोए, बेड पर इसके लिए कोई जगह नहीं। वो मुस्कुराता वो सोफ़े पर आ गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी, गनवा की गनूद की भरी आवाज़ कमरे में गूंजी। सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी ने लैपटॉप ऑफ किया और खड़ा होकर चलता हुआ गनवा के पास आकर रुका। इरादा तो बिल्कुल भी नहीं था वो बेड पर इसकी मौजूदगी में बेड पर बैठे भी, मगर मजबूरी की इस दीवार को तोड़ना ज़रूरी हो गया। क्योंकि गनवा जाग गई थी, मगर वो जागते हुए अपने होशो आवाज़ से नदारद थी। वो भूल गई थी कि कहाँ इसके पास कौन बैठा। गनवा क्या हुआ? तुम आ गए? नहीं, खबरदार, मम्मा मम्मा बचाओ। वो हंसियानी होकर चीखने चिल्लाने लगी। सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी को अपने पास बैठा देखकर वो तेरी से नीचे उतरी। वो नहीं जानती थी वो क्या कर रही है, क्या कह रही है। इस वक्त इसकी दिमागी उम्र वही 5 साल की बच्ची की जैसी थी। गनवा मेरी बात तो सुनो। वो खड़ा हो गया, इसके पास आने लगा। नहीं, खबरदार, जो मेरे पास एक कदम भी बढ़ाते मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो बिल्कुल पागल हो रही थी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रही है। इधर उधर कुछ उठाने के लिए ढूंढ रही थी। फिर इसकी नज़र साइड टेबल पर रखे लैंप पर पड़ी। इसने वो तेरी से उठाया। सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी को खींच के मारा। सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी तेरी से नीचे हुआ। अगर वो नीचे नहीं होता तो यकीनन वो लैंप इसके सर पर लगता। बगैर दुपट्टे, बिखरे बाल, ऐसी दीवानों जैसी हालत वो कोई अब नॉर्मल ही लग रही थी। अंदाज में इस कदर जुनून था जैसे भी सब कुछ तहस नहस कर देगी। गनवा, मैंने कहा ना मेरे करीब मत आना, वरना मैं इसकी मतलाशी नजर एक बार फिर इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। और फिर जो कुछ हाथ में आ रहा था वो सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी को खींच के मारी थी। मम्मा मम्मा कहाँ हैं आप? वो चीख चिल्ला रही थी। सुबुक्कीन हजरत को देखकर खौफजदा हो रही थी। वो कोई देविकल लग रहा था। वो एक हाथ बढ़ा के उसको अपने शिकंजे में जकड़ लेगा। वो आयरन कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक रॉड रखा हुआ था। गनवा ने इसको खींचा। स्विच बोर्ड में से एक चिंगारी निकली। गनवा, सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी जोर से चीखा। गनवा को कुछ होश नहीं था, मगर सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। वो अपनी परवाह किए बगैर तेजी से आगे बढ़ा। गनवा मेरी बात सुनो। सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी ने इसको थाम लिया। छोड़ो मुझे। गनवा इसकी मजबूत बाहों में मचलने लगी, तिलमिला के रह गई इसकी गिरफ्त में। अच्छा, इधर बैठो, देखो कुछ नहीं कहूँगा मैं तुम्हें। नहीं मम्मा मम्मा बचाओ। वो कुछ भी नहीं सुन रही थी, बस शोर मचा रही थी और चीख चिल्ला के हल्कान हो रही थी, मगर कोई इसकी मदद को नहीं आया। मम्मा मम्मा, धीरे धीरे आवाज़ पस्त होती जा रही थी। बिलाकर थक हार कर वो अपने अक्लों खुद सब कुछ खोने लगी। होश आवाज़ खोती चली गई, आंखें बंद होने लगी, दिलो दिमाग बिल्कुल सुन्न होते चले गए। सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी के बाजू पर लुढ़क गया सर। वो बेहोश हो गई थी। अपने हर दर्द हर तकलीफ को इसने आंखों के पीछे छुपा लिया। सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी ने झुककर इस नाजुक से पैकर को अपनी आहनी मजबूत बाहों में उठा लिया, एहतियात से बेड पर लिटाकर इस पर कंबल डाल दिया। गनवा, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम जल्द ठीक हो, तो तुम्हारे दिलो दिमाग का ये डरो खौफ ख़त्म हो जाए। मैंने तो तुम्हारे साथ ज़्यादती तुम्हारे साथ की, ताउम्र मुझे इस पर पशेमानी रहेगी, पछतावा रहेगा। मैं अपनी निगाहों में कभी नहीं उठ पाऊँगा, कभी तुम्हारे आगे सुरखरू नहीं हो पाऊँगा। ये दुख, ये तकलीफ़ मेरे साथ ही कब्र में जाएगा। ये लफ्ज़ मेरे पास, वो लफ्ज़ नहीं मेरे पास जिनसे मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। बेआवाज़ बहते आंसू समेत सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी इसके पास बैठा इसके मासूम चेहरे को बगौर देख रहा था। सुबह गनवा की आंख खुली तो ऐसा महसूस हुआ जैसे सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, जैसे कोई भारी सल इसके सर पर रखी हो। और यही हाल इसकी आंखों के साथ भी हो रहा था। पपोटे सूजे हुए और सुरख महसूस हो रहे थे। आंखों में एक अजीब सी चुभन थी। उठकर बैठी, बेडरूम देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। चेहरा बिल्कुल फक हो गया। कोई भी शय अपनी जगह पर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंधी तूफान आकर गुजर गया। गनवा तो सरता पास पैर से चक्कर रह गई। गुड मॉर्निंग डियर। वॉशरूम से तौलिए से बाल रगड़ता सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी बाहर और वही तौलिया जो खिला था इसने सोफे पर डाल दी। गनवा तो जैसे आग बगोला होगी, अपनी तकलीफ अपना दर्द भूल कर बेड से नीचे उतरी। कोई मैनर्स, कोई एटिकेट है आप में? रात भर की इन चीज़ों के साथ मिलकर मॉडलिंग करते रहे। मॉडलिंग की फील्ड क्या ज्वाइन कर ली? दिमागी सातवें आसमान पर जहाँ पहुँचा। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो कमरा समेटूँ। गनवा ने आओ देखा ना ताओ बस जो सुनाना शुरू हुई तो रुकी नहीं। माँ सदके जाए, उल्टा चोर कोतवाल लूँ डांटे। सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी इसके अचानक से बिगड़ने पर हैरान था और समझ भी नहीं पाया कि इसका गुस्सा करना तो इसके आखिरी जुमले पर सब समझ में आया। इसने शीशे के अक्स में से गनवा का सुरख चेहरे का अक्स देखा। इसका मतलब है रात जो कुछ हुआ इसे कुछ भी याद नहीं। वो पुरसोच नजर से इसको देखने लगा। यार तुमको कमरा फैलाने से शिकायत है कि मेरे मॉडलिंग करने से जलन हो रही है? वो मुड़ा था और चलता हुआ इसके मुकाबिल कुछ फासले पर रुका। मैं क्यों जलने लगी? भाड़ में जाए आप, जहन्नम वासी लो आप। वो गुस्से से सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी को घूरने लगी। इसकी बात सख्त बुरी लगी गनवा को। सच्ची बहुत मज़ा आ रहा है, तुम मुझसे यूँ लड़ रही हो। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, बारों से टपकते पानी को हल्के से छाड़ा तो पानी की 2-3 बूंदें गनवा के चेहरे पर पड़ी। ये क्या बदतमीज़ी है? यह जाहिल गवारों वाली हरकतें करते शर्म आपको तो बिल्कुल नहीं आती होगी, मगर मुझे कराहियत आती है। इसने अपने चेहरे से पानी की बूंदें साफ़ की। और कराहियत आपसे भी आती है, घिन आती है जब आप मुझसे बात भी करते हैं तो इतनी नफरत महसूस होती है, दिल कहता है अपनी और आपकी हस्ती इस कायनात से मिटा दूँ। हल्का सा मजाक सीरियस हो गया। वो जो सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी का दिल शौक होने लगा था, गनवा की बातों से इसकी नफरत से बुझ सा गया। हल्का सा दर्द भी महसूस हुआ, चेहरे पर तकलीफ की परछाइयाँ उभरने लगी। आज के बाद मेरे साथ ना ही इस तरह का मजाक चलेगा और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश भी कीजिएगा, क्योंकि ये तो तय कि मुझे आपके साथ अपनी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ानी, ना ही कोई रिश्ता रखना है। वो पैर पटकती सुबुक्कीन हजरत तिरमिज़ी के साख तो जामत चेहरे को नफरत से देखती वहाँ से निकलती चली गई।
सुबुक्तकीन हदरत तिरमिज़ी मज़ीद अता गहराइयों में उतरता चला गया। कभी कभी तो वह हारने लगता था कि वो गनवा को मना भी पाएगा, कि इसकी नफ़रत शदीद तरीन नफ़रत दूर कर पाएगा। इसकी हिम्मत टूटने लगी थी, मगर जब अपनी ज़्यादती याद आती तो गनवा को हक बजानिब समझता। इसका दर्द, इसकी तकलीफ़ याद ज़्यादा लगती, तो फिर जो इसके मजबूत कदम लटखड़ाने लगते वो फिर से एक नए ज़मीन खड़े हो जाते। अम्मा 2 माह गुजर के घर का राशन ख़त्म हो गया। शहीर भाई ने जो 1 माह का राशन डलवाया था, जैसे तैसे हमने 2 माह चला लिया। घर में रखे सारे पैसे भी ख़त्म हो गए। मैंने फ़ैसला किया मैं जॉब करूँगी। ज़ारा कंगी चावलों को चुनती भी बोली, नहीं, मैं तुम्हें जॉब करने की इजाज़त तो बिल्कुल भी नहीं दूँगी। बल्कि सरा ने मशीन छोड़ दी जिस पर वो सिलाई के कपड़े सी रही थी। तो फिर आप ही बताइए कौन हमारी कफ़ालत करेगा? हमारी गिनी चुनी ज़रूरियात कौन पूरी करेगा? घर का खर्चा, किचन का राशन, बिजली, पानी और गैस के बिल, आप ही बताइए कौन हमारा वसीला बनेगा? शहीर भाई जाके सिर्फ एक बार आए, मगर दोबारा वापस पलट कर खबर तक नहीं ली। वो अक्सर भूल चुके हैं इनकी एक माँ और एक सगी बहन भी है। वो अपनी खुशियों में इस कदर मगन हो गए कि इन्हें हम याद तक नहीं आते। शायद आज ज़ारा के सबर का पैमाना लबरेज़ हो गया, जो ज़ुबान पर शिकवा आ गया। मैं सिलाई तो करती हूँ, तुम भी ट्यूशन देती हो, हमारा गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, इस मालिक का एहसान। रहम है हम पर कि किसी दरवाजे पर खुदा न ख्वास्ता हाथ तो नहीं फैलाने जा रहे। अल्लाह न करे अम्मा जैसा वक्त हम पर आए। मैं शाकिर हूँ अपने परवरदिगार की नेमतों पर जिसने हमको नवाजी है। मैं नाशुक्री नहीं हूँ, मगर अम्मा हम इस हकीकत से भी नजरें नहीं चुरा सकते कि कारोबार ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। वक्त बहुत ज़ालिम है अम्मा, इसको अगर थाम कर चलेंगे तो यही हमें ज़मीन पर पटकता हुआ आगे निकल जाएगा। वो बल्कि सना को अपनी जानिब जॉब के लिए हर सूरत राज़ी करना चाहती थी। तुम चाहती क्या हो? फ़ायज़ा एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करिए, वहाँ एक सीट खाली है, मैं चाहती हूँ वो सीट मुझे मिल जाए। और माशरा मोहल्ले वाले मुझे ताने तशनी नहीं देंगे कि बेटे होते हुए बल्कि सरा ने बेटी को कमाने के लिए निकाल दिया। बल्कि सरा ने समझाना चाहा। ज़ारा ने महसूस किया वो नीम रजामंद तो है, मगर लोगों की बातों का डर, इनकी चुपती नजरें इनको डरा रही हैं। अम्मा अम्मा, ज़ारा ने चावलों की ट्रे साइड में रखी और उठकर बल्कि सरा के पास आकर बैठ गई। इनका हाथ नरमी से थाम कर इनको प्यार से देखने लगी। हम परेशान हैं, हमारे घर राशन ख़त्म हो गया, हमारा बिजली का बिल 3000 रुपये आया, गैस का 1000। तो क्या ये मोहल्ले वाले, ये माशरा आ रहा है हमारी परेशानी कम करने, हमारा दुख बांटने? नहीं ना। तो मेरी भोली अम्मा, ये लोग सिर्फ बातें बनाने आते हैं। ये वो लोग हैं जो दूर खड़े होकर तमाशा देखते और मज़ा लेते, चाय मगोइयाँ करते हैं। हम अगर इनसे डरेंगे, इनकी फजूल बातों में आएंगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। बल्कि सिरा सोचो के घेरे में फंस गई। क्या हुआ? क्या सोच रही है? हाँ कुछ नहीं। वो चौंक कर रह गई, अपनी मासूम बच्ची को देखने लगी। तुम्हारा अच्छा सा रिश्ता आ जाए, मैं तुम्हारी शादी कर दूँ, तुम्हारे फ़र्ज़ सुबह दोष हो जाऊँ तो चैन से मर जाऊँ। अम्मा फिर मरने की बात है क्या? मेरी शादी बहुत ज़रूरी है। हाँ बहुत ज़रूरी है। तो फिर जब वक्त आएगा तो वो भी हो जाएगी, मगर अभी तो फ़िलहाल जॉब की इजाज़त दे दें। ज़ारा शादी का मौजूद छेड़ना नहीं चाहती थी, जानती थी ये बहुत लंबी बहस है। अच्छा अभी मुझे सिलाई करने तो तुम जल्दी से चावल चढ़ा दो, मुझे भूख लग रही है। इसका मतलब आप राज़ी हैं? ज़ारा अम्मा ने जान छुड़ानी चाहिए। ठीक है, आपको भूख लगी है, मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी। मैं चावल चढ़ा देती हूँ, कल की दाल रखिए। आप यूँ करें 10 रुपये का अचार ले आए। ज़ारा खड़ी होगी, जल्दी जल्दी चावल साफ़ करने लगी। बल्कि सरा ने मशीन में झाँका, जहाँ सिर्फ वही इकलौते 10 रुपये पड़े थे। ज़ारा की बातों को सोचती बाहर निकल गई। आखिरी सोच यही थी कि ज़ारा कुछ गलत नहीं कर रही। तो सही गल है यार, अब ना गुजारा भी तो करना ना, इदा बगैर तो इलाज नसीब दे विच होवे तो फिर भैणां बाहर जाके जॉब ही करदियां मजबूरी के तहत। अबराश, रशना ने अबराश अस्करी का बेडरूम का दरवाज़ा खोला। दोपहर के 2 बजे में इसने अपने बेडरूम में अंधेरा किया हुआ था। रशना अंदर दाखिल हुई। कमरे में कब्र से ज़्यादा गहरा अंधेरा, इससे ज़्यादा सुनाटा खामोशी थी। रशना का दिल दहल गया, दिल के हज़ारों टुकड़े हुए थे। इन्होंने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा, सारे बटन खोल दिए। फानूस की बल्ब, तेज़ रोशनी के मरकरी बल्ब ने हर शय पर उजाला बिखेर दिया। मॉम प्लीज़ बंद कर दीजिए साइड लाइट्स। अबराश अस्करी ने इस तेज़ रोशनी से बचने के लिए अपना हाथ अपने चेहरे पर रख दिया। रशना ने बेड की जानिब देखा जहाँ अबराश अस्करी बैकग्राउंड से टेक लगा कर बैठा था और अपने चेहरे को छुपा लिया था। रशना सीधा इसके पास और उसके पास बैठ के, मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, ये क्या हालत बना ली अपनी? क्यों इस तरह करके मुझे सज़ा दे रहे हो? अबराश अस्करी की बिखरी उजड़ी हालत देखकर रशना का दिल खून के आंसू रोता था। इन्हें याद नहीं पड़ता कि कभी इन्होंने अबराश अस्करी को ऐसी हालत में देखा होगा। दिन में 2-3 बार कपड़े चेंज करता था, कभी बखरे बाल नहीं रहने देते रहते थे। हमेशा क्लीन शेव नक्सक सा तैयार रहने वाला अबराश अस्करी आज इस हालत में था कि इनका दिल तड़पता रहता था। जाने किसकी नज़र लगी अबराश अस्करी को। अबराश अस्करी दे वड्डे बोल उहदे अगे आए। अल्लाह पाक हम सबको गुरूर से बचाए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ऐसे बुरे वक्त से भी बचाए। आज 2 माह गुजर गए थे और इन 2 माह में अबराश अस्करी ने कमरे से कदम बाहर नहीं निकाला। इसके सारे दोस्तों ने इसे मिलना जुलना छोड़ दिया, सवाए सुबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी के। वो हर रोज़ आता, चाहे आधे घंटे के लिए, मगर सारा वक्त अबराश अस्करी के साथ गुजारता। इसको समझाता, इससे बातें करता, मगर इसके जवाब में वो सिर्फ हूँ ही कहता। बात तक करना छोड़ दी थी इसने। यहाँ तक कि तिलिस्म नाज ने जब अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अबराश अस्करी को देखा तो एक भी लम्हे लगाए बगैर फ़ौरन से बेशतर हाथ में पहनाई अबराश अस्करी की अंगूठी उतार के इसके पास रख दी। इसने मंगनी तोड़ दी, हर रिश्ता तोड़ लिया। साफ लफ्ज़ों में कहती, हमारा रिश्ता तो क्या, मैं हमारी दोस्ती का रिश्ता तो आगे नहीं बढ़ा सकती। इस दिन अबराश अस्करी सही मानों में टूट गया था और इसका दिल टूट गया था और बाहर से हर रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। सिर्फ अपने बेडरूम में घुप अंधेरा किए बैठा रहता
चौधरी कैसे लश्करी, रशना सुनहरा आ जाते, सब समझाते कि कमरे से बाहर निकलो, मगर वो साफ इनकार कर देता। खाना भी बहुत कम हो गया था इसका। अच्छा जी। अब्राश, रशना ने इसके चेहरे से हाथ हटाया। इस जहरीले असर से इसका चेहरा इस कदर झुलस गया था, जो भी इसको देखता वो डर जाता, मगर वो माँ थी, इसकी आगोश अपने बच्चे के लिए बहुत वसी थी। मॉम प्लीज़ लाइट्स ऑफ कर दीजिए, नफरत होगी मुझे इस रोशनी से। मेरी जान, आप इस तरह तो नहीं थे, अंधेरे से चिढ़ने वाले, सुनाटे और खामोशी से घबराने वाले। फिर क्यों खूब अंधेरे और गंभीर खामोशी के बासी बन गए? क्योंकि अब यही मेरा मुकद्दर है मॉम, यही अंधेरा, यही खामोशी सुनाटा मेरी ज़िंदगी है। और अब वैसे भी जीना कौन चाहता है? नफरत हो गई मुझे अपनी ज़िंदगी से। पता नहीं मैं क्यों बच गया, मर क्यों नहीं गया। रोज़ रोज़ मरने से बेहतर एक ही बार मर जाता, जान छूट जाती मेरी इस नाकारा ज़िंदगी, फजूल ज़िंदगी से। अल्लाह ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की, ज़्यादती की है मेरे साथ। अर्श से फ़र्श पर लापटका मुझे। ये सांसें भी क्यों दी, क्यों नहीं ली मुझसे मेरी सांसें? मेरा दिल धड़कना बंद क्यों नहीं कर दिया? क्यों मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? क्यों? मगर अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। जब अल्लाह ने मेरी परवाह, मेरी फ़िक्र नहीं की, तो मुझे भी किसी को कोई परवाह नहीं है। जाएँ आप, किसी को कोई ज़रूरत नहीं मेरे कमरे में आकर मेरे पास बैठने की। आपको डर नहीं लगता मेरे चेहरे से, जो हर एक या आधे घंटे बाद मेरे पास आ जाती हैं? आज अब्राश स्क्रीप बोला था, अंदर शायद बहुत गुबार जमा हो गया था, आज इसने गुबार को निकलने का रास्ता दे दिया। मैं एक माँ हूँ मेरी जान, और एक माँ के लिए वो बच्चा भी बहुत अजीज़ और प्यारा होता है, जो अपाहज होता है, जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, तो कोई देख नहीं सकता। अपनी औलाद के लिए सब कुछ करती है, इससे प्यार करती है, इसके नखरे उठाती है, इसकी देखभाल करती है, इसे अपने हाथ से खाना खिलाती है, साफ़ सुथरा करती है, कपड़े बदलवाती है। और आप एक माँ से ये सवाल करें कि मुझे आपके चेहरे से डर नहीं लगता? आज बहुत दिल दुखाया आपने मेरा। रशना रोती थी, इनका कलेजा फटने लगा, वो अपने लगते जिगर को हारता हुआ नहीं देख सकती थी। अब्राश स्क्रीन रशना को बगौर देखा, इसका दिल मज़ीद बेचैन बेसुकून हो गया। इसकी चाहने वाली माँ रो रही थी, इनकी आंखों में आंसू थे। मॉम मत रोएं, आप जानती मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसने रशना के दोनों हाथ थाम लिए। नहीं, झूठ। आपको मेरा दिल दुखाना, मुझे रुलाना बहुत अच्छा लगता है। मैं तड़पती हूँ, सिसकती हूँ, आपको मज़ा आता है। ऐसा नहीं है मॉम, और मैं किसको क्या रुलाऊंगा? मुझे क्या मज़ा आएगा? मेरी ज़िंदगी ने तो खुद मेरे साथ मजाक किया, और अब दूर खड़ी मुझ पर हंसकर मज़े ले रही है। मेरी ज़िंदगी मुझ पर कहका लगा रही है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बेमसरफ ज़िंदगी, जिसने मुझसे मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत छीनी। नफरत है मुझे ऐसी ज़िंदगी से। वो बेबस होकर रशना से रुख फेर गया, आंखों में नमी भरने लगी थी। एक जहाँ की खूबसूरती सिमटी हुई थी अब्राश स्क्रीन में, मगर आज इससे ज़्यादा कोई बदसूरत नहीं था। इसके दोस्त खौफजदा होकर डर के इसको छोड़ गए थे, और तो और तिलिस्म नाज, इसका प्यार, इसकी चाहत ने भी इसका साथ छोड़ दिया, इसे मुँह भर लिया। वैसे तेरे वास्ते एक ब्लैसिंग ही हुई है, चेहरा सड़ना कि चल हुण तैनूं हिदायत भी आएगी, ते तिलिस्म नाज वगरी को तेरी जान छट गई गंद कोलों। और जो लफ्ज़ इसने कहे थे वो आज भी से याद थे। हर सू वो आवाज़ गूंजती थी, और जितना वो गहराई में सोचता है, इससे कहीं ज़्यादा से खुद से नफरत होने लगती। कराहियत आती, घिन आती खुद से। दिल तो शिद्दत से ज़्यादा खुदकुशी कर ले, और वो कर भी लेता। अपना वजूद इस हस्ती कायनात से मिटा भी देता, अगर इसका सबसे अजीज़, इसका गमख्वार दोस्त बुख्त की नहद तिरमज़ी ने इसको ना संभाला होता। अब्राश, मायूसी कुफर है, गुनाह है, मत उदास हो। डॉक्टर ज़ाहिर ने कहा है कि तुम्हारा चेहरा तुम्हें वापस मिल जाएगा। इलाज होगा, हम बाहर जाएंगे, प्लास्टिक सर्जरी से तुमको तुम्हारा वही चेहरा, वही खूबसूरती वापस मिल जाएगी। नहीं कराना मुझे इलाज, ना ही मुझे कहीं बाहर जाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो ज़ोर से चीख के बोला, इसके लबो लहजे में, इसके अंदाज़ में ज़िद थी। अब्राश, बस मॉम, आगे कुछ नहीं चाहिए, मैं सोना चाहता हूँ। अब्राश स्क्रीन रशना की बात ही काट दी, और फिर बगैर इनकी तरफ देखे, बगैर कुछ बोले लेट गया, और हाथ अपने माथे पर धर दिया। रचना कुछ देर इसको देखती खड़ी हो गई। ज़्यादा वे सारी लाइट्स ऑफ करके जाइएगा, बाजू आंखों से हटाए बगैर कहा था। रचना का दिल जैसे पसलियों से बाहर तो आ गया। वो अपना दुपट्टा अपने चेहरे पर रखती हुई अपनी सिसकियाँ रोकती बाहर निकल आई। सोफे पर आकर बैठी और रोने लगी। सुनैनी ने ब्राश स्क्रीन के रूम से बाहर निकलते देख लिया रचना का रोना। इसका दिल दुख आ गया। वही रचना के पास आकर बैठ गई। मॉम, पता नहीं ब्राश कब संभलेगा, इसका दिल टूटा मॉम, अभी दुखी है, गम में, इसने अपना चेहरा खोया मॉम, तो इसका इलाज नामुमकिन नहीं है। डॉक्टर ज़ाहिर ने बात की अमेरिका और लंदन के डॉक्टर से, वो हर तरफ से मस्बत जवाब है। अब्राश मान जाए तो सब ठीक हो जाएगा। रचना ने रोती आंखों से जुनैरा को देखा। मॉम, अब्राश ये बात जानता है कोई इलाज से ठीक हो जाएगा, मगर जो दुख, जो दर्द, तकलीफ़ और जो धोखा इसे इसके दोस्तों, इसके मंगेतर तिलिस्म नाज से मिला, इसने अब्राश को अंदर तक तोड़ दिया। तिलिस्म की मोहब्बत का पता तो अब चला। सही मानों में अब्राश से कितनी मोहब्बत करती थी। और मॉम, मैं तो कहती हूँ एक तरह से इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत थी। अब्राश के साथ ये हादसा होना और तिलिस्म नाज की मोहब्बत का इम्तिहान सब सामने आ गया। और अब्राश के बेढंगे बेहुदा दोस्त तो सिर्फ इसके पैसों पर ऐश करते थे, इतनी महंगी महंगी शॉपिंग कराता था वो इन सबको। और जब हमने समझाना चाहा तो जवाब मिलता कि दोस्तों में सब चलता। अब कहाँ गए वो सब वाहियात दोस्त। इसके लहजे में नफरत बोली थी। सही बात है यार, इसके ये हादसे से ना एक तरह से उसको ब्लेसिंग ही हुई है। गंदे लोगों से जान छूट गई उसकी। मॉम, सुबुक्तीन से ज़्यादा सच्चा, मुखलिस और अच्छा बेहतरीन दोस्त और कोई नहीं। सुबुक्तीन भी तो मॉडलिंग के शोबे में आ गए, और आप जानते हैं कि शोबिस की ज़िंदगी किस कदर टफ और मसरूफ ज़िंदगी है, मगर फिर भी हर रोज़ अब्राश के पास आते हैं, इसे वक्त देते हैं, समझाते हैं। मॉम, अब्राश का भरम टूटा, दिल टूटा, मोहब्बत के नाम पर धोखा मिला। कुछ टाइम लगेगा इसको समझने में, आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हमारी हमदर्दी, हमारी अफसुर्दगी और हमारी मायूसी है जो इसको कमज़ोर करी, और यही वजह जो चिड़चिड़ा बदमजाज हो रहा है। वरना आप जानते हैं कि अब्राश किस कदर जिंदा दिल, हंसमुख और चुलबुला था। ज़ुनैरा बहुत समझदारी से रचना को समझा रही थी। मगर ज़ुनैरा, मुझे अपना वैसे ही पुराना वाला अब्राश चाहिए। ऐसी हालत में देखती हूँ अब्राश को तो कलेजा मुंह को आता, दिल फटने लगता है मेरा।
आप ही दोनों तो मेरी ज़िंदगी, मेरी कुल कायनात, तो मेरा सब कुछ। नहीं देख सकती मैं आप दोनों को में से किसी को भी तकलीफ़ में। वो मुँह पर दुपट्टा मुँह पर रखे, वो फिर सिसक उठी। मिलेगा मॉम, हमें अपना पुराना वाला ब्रश मिलेगा। मैं भी तो बहुत दुखी हूँ मॉम, मुझे भी दर्द होता है, तकलीफ़ होती है जब मैं ब्रश को इस हालत में देखती हूँ। तो वो तो मेरा जुड़वा भाई है, मुझसे ज़्यादा इसे और कौन जानेगा, समझेगा। मगर आप इस तरह रोएंगी, हिम्मत हार देंगी, तो ब्रश समझेगा हम इसे हमदर्दी कर रहे हैं। और जो हौसला हिम्मत इसे सुकून देते हैं, कहीं वो हमारे रवैये से पस्त ना पड़ जाए और ब्रश कोई गलत कदम या इंतहाई कदम ना उठा ले। तो प्लीज़ मॉम, थोड़ा तो आपको भी बर्दाश्त और हौसले से काम लेना होगा। 2 माह हो गए वो अपने कमरे से गुप अंधेरा किए पड़ा रहता है, मगर इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बाहर आएगा, हमारी बात मानेगा और ठीक भी हो जाएगा। ज़ुनैरा की आंखें भी नम थी, इसका भी दिल दुखा हुआ था। वो भी प्राशस्क्री को लेकर फिक्रमंद और परेशान थी, लेकिन अगर वो भी प्राशस्क्री से हमदर्दी अफसोस करेगी तो इसे कुछ स्कूल में पड़े सिक्कों की तरह भीख समझेगा, जो कि वो नहीं चाहती थी। आपसे ज़रा समझदार और अक्लमंद तो हमारी बेटी निकली। चौधरी कैसर अस्करी की भारी और गंभीर आवाज़ पर दोनों ने पलट कर देखा, जो न जाने कब से इनके पीछे आकर खड़े हुए थे। डैड, खुश रहिए हमेशा। चौधरी कैसर अस्करी ने ज़ुनैरा के सर पर दस्ते शफकत रखा और वहीं आकर बैठ गए। आज आप जल्दी आ गए। रचना ने अपना भीगा चेहरा और समंदर से भरी आंखें दुपट्टे से खुश गई। रचना, इन्होंने धीरे से पुकारा। जी। ज़ुनैरा ने कहा, वह बिल्कुल ठीक है। बेशक यही दोनों हमारे बच्चे, हमारी कुल कायनात, हमारी खुशी, हमारी ज़िंदगी के चिराग है, मगर जिस मोड़ पर ज़िंदगी हमसे हमारा और इब्राज का इम्तिहान ले रही है, इस आजमाइश पर हमें पूरा उतरना है। आपको बहुत हिम्मत और सब्र और हौसले से काम लेना होगा। मैं जानता हूँ आप एक माँ हैं, आपका दिल हमसे ज़्यादा नरम और कमज़ोर है, मगर आपको अपने दिल को बहुत मजबूत बनाना होगा। जी मॉम। ज़ुनैरा रचना ने गले में हाथ डाला और उसको खुद से लगाकर प्यार किया। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। रचना ने भी दिल से दुआ की थी। अच्छा आप दोनों बैठे, मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय और कटलेट्स बना के लाती हूँ, और इस खड़ूस को भी दूंगी। वो मुस्कुराती हुई खड़ी होगी। चौधरी कैसर अस्करी ने नरम मुलायम नज़रों से अपनी लगते जिगर बेटी को देखा। आज आप जल्दी आ गए। आज एक डेलीगेशन आ रहा है, ज़ौरफ सिंह खानिया के साथ मीटिंग भी है, तो सोचा होटल में एक साथ रख लूँ, इसलिए घर चला है। फ्रेश होकर फिर निकलता हूँ। अच्छा फिर मैं आपका दूसरा सूट निकाल दूँ? अभी आप बैठिए, मुझे इतनी जल्दी नहीं। ज़ुनैरा चाय और कटलेट्स ला रही है। रचना उठ रही थी कि चौधरी कैसर अस्करी ने टोक दिया। फिर दोनों इधर उधर की बातों में लग गए। इतने में ज़ुनैरा भी चाय और कटलेट्स रखकर अपने और ब्रश कर लेकर अपने राष्ट्र अस्करी के रूम में चली गई। आज को 1 माह गुजर गया था जगह जगह की खाक छानते हुए, कहीं पे भी इसके मिजाज की नौकरी नहीं मिल रही थी। अगर मिजाज और इसके वकार तबीयत के मुताबिक मिली तो सैलरी अच्छी नहीं थी, अगर सैलरी अच्छी थी तो जॉब अच्छी नहीं थी। बॉस अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाकर अपने पर्सनल काम करवाना चाहते थे, तो कोई इसकी खूबसूरती को कैश कराना चाहता था। वो थकने लगी थी। एक अकेली औरत का भाई नौकरी के लिए निकलना इतना मुश्किल है, ये चेहरा ने अब जाना और समझा था। एक भाई होते हुए भी बहन नौकरी ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इधर भरा होना तो बंदा भरा होवे ना, या मेरे मालिक क्या करूं। अजियारा थक हार के पार्क में आ गई और एक संगमरमर की बेंच पर बैठ गई। घर में जमा सारे पैसे खत्म हो गए थे। राशन वाले ने भी अब उधार देने से मना कर दिया था। बिजली का बिल 5,000 हो गया तो 2 दिन हो गए थे। अगर सुबह का नाश्ता करते तो दोपहर का खाना नहीं खाते, अगर दोपहर का खाना खा लेते तो रात के लिए कुछ खाने को नहीं बचता। घर में अब फाके पड़ने लगे थे। पार्क के बिल्कुल सामने एक शानदार ऑफिस की बिल्डिंग खड़ी थी। पहले सोचा वहाँ जाए, मगर फिर ज़हन में ख्याल है कि वहाँ के बॉस की भी वही डिमांड ना हो जो और ऑफिस के बॉस की वो सुन चुकी है। सबसे बड़ी बात, वहाँ से कुछ एम्प्लॉयज़ आ जा रहे थे। इनकी आरामदा और खूबसूरत सी ड्रेसिंग वहाँ के ऑफिस वर्कर्स को देखने के बाद इसने खुद को देखा। 3 पीस ब्लू एंड ग्रीन इम्तिजाज का जॉर्जेट का सूट जो इसने पिछले साल ही बनवाया था। हैंडबैग भी सस्ता सही था। इसे खुद पर एहसास कमतरी सा होने लगा। एक बार अगर ट्राई कर लूँ, डरते डरते सोचती हुई अजियारा खड़ी होगी। अजियारा इस ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। इसका कॉम्प्लेक्स मजीद बढ़ने लगा। ऐसे महसूस हुआ जैसे वो इस ऑफिस में मासी की जॉब के लिए आई हो। जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? 3 पीस स्टाइल लगा इस शख्स ने बड़े महज़ब अंदाज में पूछा। जी वो। अजियारा घबरा के रहेगी। इसकी रही सी हिम्मत पीछे से जवाब देने लगी। हालात इस मोड़ पर भी ले आए थे कि सोचा नहीं था। आर यू ऑल राइट? इस शख्स ने अजियारा की घबराहट नोट कर ली। जी दरअसल मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। बहुत ही हिम्मत मजमा करके इसके जॉब के लिए? वो हैरान जोशी पर गौर देखने लगा। जी मगर मोहतरमा, इस ऑफिस में जॉब की तो कोई वैकेंसी नहीं निकली है। और दूसरा ये कि सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने चौधरी कैसे सर से अपॉइंटमेंट लिए? नहीं। अजियारा के चेहरे की अब हवाइयाँ उड़ने लगी। ऐसा ना हो कि उसे धक्के देकर इस ऑफिस से बाहर निकाल दें। मगर वो तो बगैर अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। बहरहाल आप घबराइए नहीं, मैं सर से आपके लिए बात करता हूँ। मैनेजर को शायद अजियारा की हालत पर तरस आ गया था। अजियारा वही खड़ी रही और शख्स के वापस आने का इंतजार करने लगी। 5 मिनट बाद वो शख्स वापस आ गया। आपको सर बुला रहे हैं, वो अंदर आप जा सकती हैं, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। अजियारा ने इस बात में गर्दन लाई और मैनेजर के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ दी। शीशे के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। कम इन। भारी और गंभीर आवाज़ में हुक्म मिला। लरजती कांपती टांगों से वो अंदर दाखिल हुई। चेहरे पर जहाँ भर की घबराहट थी और जितना हुसन और हसीन और खूबसूरत ये ऑफिस था, इससे कई ज़्यादा खूबसूरत और आला उम्दा ये ऑफिस का रूम लग रहा था। एहसास महरूमी और एहसास कमतरी मज़ीद इसके अंदर बढ़ने लगे। दिल में फंसे और सोचें बढ़ने लगी। क्या इसने सही किया यहाँ आकर? काश वो ये नहीं आती, यहाँ भाग जाए वगैरह वगैरह। चौधरी कैसर अस्करी ने बगौर अजियारा को ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छा तो आप जॉब करना चाहती हैं? जी सर। नजरें झुकाए कामते हों जैसे वो अपने किसी जुर्म का इकबाल ले जुर्म कर रही हो। चौधरी कैसर अस्करी बहुत ज़ीरक निगाह, बहुत शार्प ज़हन रखते थे। सामने वाले के अंदाज से, इसके बोलने चलने से इसका ख़ानदान, इसके हालात बता सकते थे। ओके, मुझे लगता है जॉब की आपको अशद ज़रूरत है। जी सर। तो फिर आपको मेरा एक पर्सनल काम करना होगा। यूँ समझिए कि आपकी जॉब है।
केड़ा पर्सनल काम करना जी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपको एपिसोड, अपनी राय का जरूर ज़ाहिर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। इस नावल की ना एपिसोड कहीं कहीं पे ना कुछ पेजेस मिसिंग है PDF में, और मुझे बहुत सारा ढूंढ के लेके आना पड़ता है। कुछ तो नहीं मिलते, कुछ मिल जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आपके कोई भी पेज मिस ना हो। तो अब आप दुआ में याद रखिएगा और अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा। यार आपके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप लोगों से रिस्पॉन्स ही मांगती हूँ, दे दिया करो। तो केड़े की जान रहा था। तो मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल है कि अल्लाह हाफिज़ जी।